अध्याय। क्या हम आज फिल्म बना रहे हैं या क्या आपके पास मुझे दिखाने का समय है? रुद्र ने अवा से पूछा। अवा को पता था कि उसके मन में क्या है और वह शरारत से मुस्कुराई। सेट छोड़ने के लिए हमें निर्देशक से अनुमति मांगनी होगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसने हमें जाने दिया होगा। अवा ने चंचलतापूर्वक भौहें चढ़ाई। निर्देशक से छुट्टी मांगना वाकई एक बड़ा मुद्दा है। अगर हम इसके बजाय भाग जाएं तो कैसा रहेगा? रुद्र फुसफुसाया। भाग जाओ। अवा की आंखें चमक उठी। हाँ, भाग जाओ। दोनों चुपचाप कमरे से बाहर निकले, सावधानी से पालकी के पास पहुंचे, चुपचाप अंदर चले गए और धीरे धीरे चले गए। मैथ्यू ने हेनरी की ओर देखा। बॉस चले गए हैं, क्या हमें भी उनका अनुसरण करना चाहिए? हेनरी ने छाया में आराम से लेटते हुए हंसते हुए कहा, बॉस अपनी प्रेमिका से मिलने गया है। क्या तुम मूर्ख हो? अगर खतरा हो तो क्या होगा? अगर हम मिलकर भी बॉस पर हमला कर दें तो भी उसे नहीं मार पाएंगे, इसलिए चिंता न करें। वैसे मैंने चालक दल को घोड़े की लड़ाई का दृश्य फिल्माते देखा। हम उसका पीछा करने के लिए 2 घोड़े क्यों नहीं लाते? मुझे मंजूर है। रुद्र चौड़े राजमार्ग पर चला गया। कार की खिड़की खुली थी। अवा के लंबे बाल हवा में नाच रहे थे। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अवा ने रुद्र से पूछा। बिस्तर वाली जगह पर। दर्जनों मील दूर एक छोटे से शहर में उन्हें एक मैक्सिकन शैली की सराय मिली। नीची एडोबी इमारतें बेदाग साफ फूलों से घिरी हुई। महीनों से अलग रह रहे पुरुष और महिला कमरे में एक दूसरे से लिपट गए। डेविड वॉश ने गाड़ी चलाई। कई मील दूर गाड़ी चलाने के बाद ही वह शांत हुआ। हाल के अपमान को याद करते हुए, अपने पिछले हिस्से पर गंदगी महसूस करते हुए डेविड वॉश ने अपने दांत पीस लिए और स्टीयरिंग व्हील को जोर से पटक दिया। अधिकार है, मैं अपना बदला लूंगा। वह एक कुख्यात प्लेबॉय हुआ करता था। पारिवारिक व्यवसाय विरासत में मिलने के बाद हालांकि कंपनी का प्रदर्शन खराब था, फिर भी वह अमीर बने रहे। उसे कब इस तरह का अपमान सहने के लिए मजबूर होना पड़ा था? अवा का हाथ पकड़ने वाला वह आदमी कौन था? उन्होंने निर्माता होने का दावा किया। इतने सक्षम अंगरक्षकों के साथ वह शायद कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। डेविड ने अपने खिलाफ कार्रवाई करने से पहले पूरी जांच करने की योजना बनाई, लेकिन जहां तक उस मनहूस औरत की बात है, अवा, वह शुरू से अंत तक उसके प्रति उदासीन रही थी। उसके प्रयासों के बावजूद उसकी प्रकृति को नजरअंदाज कर रही थी और उसके पास पहले से ही एक आदमी था, बस एक छोटी सी हस्ती जिसने गाना गाया। यदि उसकी किसी ताज़ा चीज की चाहत न होती तो शायद उसने उसे नजरअंदाज कर दिया होता। अचानक उसे अवा के बारे में पिछली रिपोर्टें याद आ गईं। पत्रकार अभी भी उसे नहीं ढूंढ सके। डेविड ने अनुमान लगाया कि वे कुछ रहस्यमय प्रचार रणनीति का उपयोग कर रहे थे। यदि वह उसे प्राप्त नहीं कर सका तो वह उसे बर्बाद कर देगा। वह असुविधाजनक रूप से स्थानांतरित हो गया, तेजी से शहर की ओर चला गया और 1 घंटे बाद अल्बुकर्क पहुंचा और स्नान के लिए एक होटल में भाग गया। उसने अपने कपड़े कूड़ेदान में फेंक दिए और मेज के पास से फोन उठाया। हेलो लॉस एंजल्स टाइम्स, मेरे पास आपके लिए एवा गार्डनर के बारे में खबर है। आप उसे खोज रहे हैं, है ना? मुझे पता है कि वह कहाँ है। कुछ समय पहले स्कारबोरो मेले की सफलता के बाद खराब प्रचार के कारण रुचि कम हो गई। फिर भी लोगों में गायिका एवा गार्डनर के बारे में उत्सुकता बनी रही। अवा के ठिकाने के बारे में सुनकर एलए टाइम्स तुरंत चिंतित हो गया। यदि आप हमें सटीक जानकारी प्रदान कर सकते हैं तो हम आपको 500 का भुगतान करेंगे। प्रारंभ में डेविड वॉश केवल अवा को बेनकाब करना चाहता था, लेकिन बोनस के बारे में सुनकर उसका लालच हावी हो गया। उसने अपना नाम और डाक पता प्रदान किया। फिर उसने अवा के ठिकाने का खुलासा किया। अगले दिन रुद्र और अवा सेट पर लौट आए। अवा का आज एक दृश्य था और रुद्र निर्देशक नोलन के बगल में बैठकर अभिनेताओं का प्रदर्शन देख रहे थे। तभी 2 पत्रकार सेट में दाखिल हुए। एवा को देखते हुए एक रिपोर्टर ने तस्वीरें खींचने के लिए कैमरा उठाया, जबकि दूसरा सवाल लेकर उसके पास आया। क्या आप मिस एवा गार्डनर हैं? हम न्यू मैक्सिको में तैनात एलए टाइम्स के पत्रकार हैं। हमने आखिरकार आपको ढूंढ लिया। जब से आपने स्कारबोरो फेयर जारी किया है, आपने बहुत ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन हम आपके ठिकाने का पता नहीं लगा सके। वह कुछ हद तक घाटे में थी। यह उनका पहला इंटरव्यू था। निदेशक नोलन ने हस्तक्षेप किया। हम फिल्मांकन कर रहे हैं, कृपया अभिनेताओं को परेशान न करें। और आपको यह जगह कैसे मिली? इससे पहले रुद्र ने नोलन को सूचित किया था कि अवा का गायन एक प्रचार रणनीति थी जिसका इरादा ध्यान आकर्षित करने के लिए फिल्म की रिलीज से पहले अपनी पहचान उजागर करना था। अप्रत्याशित रूप से पत्रकारों ने उसे सबसे पहले पाया। एक रिपोर्टर ने तुरंत बताया, हमें अवा के स्थान के बारे में एक गुप्त सूचना मिली थी। रुद्र चुप रहा। यह सुनकर उसने सोचा और पूछा, क्या यह समाचार कल का है? हाँ, वास्तव में यह कल था, इसीलिए हम आज यहाँ पहुँचे। उम्मीद है
कि मिस अवा हमें एक विशेष साक्षात्कार देगी। क्या आप बता सकते हैं कि आपको किसने सूचना दी? रिपोर्टर ने उत्तर दिया, क्षमा करें, हमारे स्रोत की पहचान गोपनीय है। हालांकि रुद्र ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यह कौन था। कल तक गोपनीयता को देखते हुए यह वही अमीर युवक होना चाहिए था। सभी की निगाहें रुद्र की ओर मुड़ गई। वह यहाँ की रीढ़ था। एक पल सोचने के बाद रुद्र ने निर्णय लिया, नामांकन रोके। अवा पहले साक्षात्कार आयोजित करेगी। चालक दल ने काम करना बंद कर दिया और आराम किया। रुद्र ने अवा को एक तरफ खींच लिया और समझाया कि वह ज्यादातर सवालों का जवाब दे सकती है, लेकिन गीतकार की पहचान अभी गोपनीय रखे। इंटरव्यू के दौरान अवा शांत रही और सवालों का चतुराई से जवाब देती रही। जब उनसे गीतकार के बारे में पूछा गया तो वह मुस्कुराईं और कहा कि यह गोपनीय है। जवाब देते हुए उन्होंने अपनी नई फिल्म का प्रमोशन भी किया। पत्रकारों को पता चला कि फिल्म का नाम द वाइल्ड बाउंटी हंटर था। फोटोग्राफर ने एवा की प्रचुर तस्वीरें ली। फिल्म के 2 रोल का उपयोग करने के बाद ही रुका। साक्षात्कार सार्थक रहा और पत्रकार खुशी खुशी चले गए। उन्हें जाते हुए देखकर रुद्र ने हेनरी को निर्देश दिया, शहर जाओ और लांसर से संपर्क करो। उसे डेविड वॉश की पूरी जांच करने दो। समझ गया बॉस। हालांकि डेविड वॉश की हरकतों से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, फिर भी रुद्र को बुरा लगा। कौन जानता था कि वॉश भविष्य में और अधिक परेशानी पैदा करेगा। अगले दिन हेनरी शहर से लौटा। बॉस, डेविड वॉश की पृष्ठभूमि स्पष्ट है। उनके पिता के पास वॉश माइनिंग नाम की एक खनन कंपनी थी जिसकी कीमत लगभग $3 मिलियन थी। जब डेविड के पिता की वर्षों पहले मृत्यु हो गई तो उन्हें कंपनी विरासत में मिली। यहाँ तक कि उनके पिता के प्रबंधन के तहत भी कंपनी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कई शेयर बेचे। डेविड के पास अभी भी कंपनी के 34 शेयर हैं। डेविड के कार्यभार संभालने के बाद से खनन कंपनी की स्थिति खराब हो गई है। स्टॉक गिरकर $0.31 प्रति शेयर पर आ गया है, जिसे जंक स्टॉक माना जाता है। एक शेयरधारक बैठक के दौरान कई लोग चाहते थे कि डेविड अध्यक्ष पद छोड़ दे। उन्होंने इससे इनकार कर दिया और शेयरधारकों के विश्वास को स्थिर करने के लिए 2 और वर्षों का समय मांगा। खनिजों की एक बड़ी श्रृंखला के लिए सैन एंड्रियास पर्वत के पास पड़ोसी न्यू मैक्सिको तक परिचालन बढ़ाने की अटकलें हैं। हालांकि कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं मिला है। डेविड वॉश एक अक्षम और घमंडी प्लेबॉय है। मैथ्यू ने सुझाव दिया, बॉस, यदि आप चाहे तो मैं अभी उससे निपट सकता हूँ। रुद्र ने सिर हिलाया। मैथ्यू, हम वैध व्यवसायी हैं। हम हिंसा का सहारा नहीं ले सकते। मेरे पास उससे निपटने के लिए एक बेहतर योजना है। कौन सी योजना? हेनरी ने उत्सुकता से पूछा। क्या आप जानते हैं कि किसी सूचीबद्ध कंपनी को कैसे प्रताड़ित किया जाता है? रुद्र ने दोनों से पूछा। दोनों ने सिर हिलाया। रुद्र किसी सूचीबद्ध कंपनी को परेशान करने के कई तरीके जानता था। 21वीं सदी में भी व्यापक नियमों के साथ किसी सूचीबद्ध कंपनी में हेरफेर करने के लिए अभी भी कई तरीके मौजूद हैं। उदाहरण के लिए हंगामा मचाना, अरबों डॉलर का वाष्पीकरण करना या बड़े पैमाने पर नुकसान के लिए ब्रेक में हेरफेर करना। मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी सीसात रोलेंडो ने एक बार कोका कोला को अरबों डॉलर का भारी नुकसान पहुंचाया था क्योंकि उन्होंने अपनी टेबल से ड्रिंक उतारकर उसकी जगह पानी की बोतल रख दी थी। रुद्र ने पुरानी यादों में डूबे हुए अवा को विदाई दी। रुद्र के लॉस एंजलिस वापस जाने से पहले उन्होंने सराय में एक और दिन बिताया। क्या आपने वॉश माइनिंग के शेयर धारकों की जांच की? अभी वापस? रुद्र ने लांसर से पूछा। कल अवा के साथ रहते हुए रुद्र ने लांसर से डेटा इकट्ठा करने के लिए कहा। यह स्पष्ट है, लांसर ने एक विस्तृत शेयर धारक सूची सौंपते हुए कहा। वॉश माइनिंग का कुल बाजार मूल्य 183 मिलियन था, जिसमें 35 शेयर परिचालित थे जिनकी कीमत 0.30 थी, जो रुद्र की पूछताछ से 1% कम थी। लांसर, मुझे एलए फाइनेंशियल पोस्ट के मुख्य संपादक याद हैं। क्या हमारे पास उनकी तस्वीरें हैं? रुद्र ने पूछताछ की। हाँ, हमारे पास उसकी तस्वीरें हैं। अब उसे सक्रिय करने का समय आ गया है। इन 2 दिनों में रुद्र ने एक निष्क्रिय खनन कंपनी खरीदी और इसे एचडी माइनिंग के तहत पंजीकृत किया। कंपनी के दायरे में खनन, विकास, प्रसंस्करण, बिक्री और सोना, लोहा, कोयला, तांबा, एल्यूमीनियम, निकल और मैग्नीशियम जैसे खनिज शामिल थे। इस बीच उन्होंने ब्रोकरेज फर्मों में बिचौलियों के माध्यम से 40 से अधिक खाते खोले, जिनमें से प्रत्येक में 4000 से 6000 जमा किए और वॉश माइनिंग को छोटा कर दिया। तैयारियां पूरी थीं। एक सुबह एलए फाइनेंशियल पोस्ट ने पेज 2 पर एक विश्लेषणात्मक लेख प्रकाशित किया। भूविज्ञानी माइकल डी गुज़मैन का तांबा जमा विस्तार सिद्धांत खनन कंपनियों को बर्बाद कर देगा। 1945 के मध्य में भूविज्ञानी माइकल डी गुज़मैन ने रॉकी माउंटेन अयस्क जमा तलछट विस्तार सिद्धांत प्रकाशित किया। डी गुज़मैन ने दावा किया कि एरिज़ोना में अमेरिका का सबसे बड़ा तांबे का भंडार है
और दूसरी ओर न्यू मैक्सिको के पास तुलनीय भंडार होना चाहिए। इस सिद्धांत के कारण कई खनन कंपनियों ने खनिज शिराओं की तलाश के लिए न्यू मैक्सिको में जमीन खरीदी है। हालांकि पिछले 6 महीनों में उन्हें तांबे की कोई भी खदान नहीं मिली है, यहां तक कि एक साधारण तांबे की खदान भी नहीं, बड़े पैमाने पर नशे तो दूर की बात है। आज कोई भी गुणवत्ता वाला तांबा अयस्क नहीं मिला है। उद्योग का मानना है कि डी गुज़मैन सिद्धांत, जो केवल परिकल्पनाओं और अनुमानों पर आधारित है, त्रुटिपूर्ण है। सैन फ्रांसिस्को के वॉश माइनिंग जैसे न्यू मैक्सिको में जमीन खरीदने वाली कंपनियों की भविष्य की खनन संभावनाएं धूमिल लगती हैं, जिन्होंने 8000 एकड़ जमीन खरीदी थी। इस रिपोर्ट ने तुरंत खनन शेयरों पर गहन ध्यान आकर्षित किया। न्यू मैक्सिको में जमीन खरीदने वाली कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई, विशेष रूप से लेख में नामित वॉश माइनिंग के कारण गिरावट आई। अमेरिकी शेयर बाजार दुनिया में सबसे बड़ा, मजबूत और सबसे निर्दयी है, जहां कीमतों में वृद्धि या कमी की कोई सीमा नहीं है। वॉश माइनिंग पहले से ही जंक स्टॉक था, वर्षों से प्रदर्शन में कमी थी और जनता का विश्वास खो रहा था। अब यह 0.31 से गिरकर 0.16 प्रति शेयर हो गया, जो कि 48 की कमी है। 0072 अध्याय 7272 डर और ग्रीड HTML की शुरुआत अध्याय 1940 के दशक में सूचना प्रसार 21वीं सदी की तुलना में बहुत कम सुविधाजनक था और समाचार पत्र अभी भी प्राथमिक मीडिया आउटलेट थे। फिलहाल डेविड वॉश, जो न्यू मैक्सिको में थे, को अभी तक स्टॉक मूल्य में गिरावट की खबर नहीं मिली थी। कुछ शेयर धारकों ने घाटे से उबरने के बारे में चर्चा करने के लिए डेविड वॉश से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन कॉल अल्बुकर्क तक पहुंची, जहां एक सहायक ने शेयर धारकों को सूचित किया कि डेविड वॉश अन्वेषण के लिए एक खनन टीम के साथ पहाड़ों में गए थे। अगले दिन वॉश माइनिंग के स्टॉक में गिरावट जारी रही, हालांकि पिछले दिन की तरह नाटकीय रूप से नहीं, केवल कुछ सेंट गिरकर 0.138 प्रति शेयर पर आ गया। अगले दिन यह और गिरकर 0.121 प्रति शेयर पर आ गया। शेयर धारक बेचैन थे और अंततः तीसरी शाम को डेविड वॉश से संपर्क करने में सफल रहे। स्टॉक की कीमत में गिरावट के बारे में सुनकर डेविड भी हैरान रह गए। यह बताया गया कि प्रोफेसर डी गुज़मैन का खनिज शिरा सिद्धांत गलत था, लेकिन इसे वॉश माइनिंग के शेयर मूल्य में भारी गिरावट भी आई। यह कैसा दुर्भाग्य है। डेविड, आपको स्टॉक की कीमत को गिरने से रोकने का एक तरीका खोजना होगा, कॉल करने वाले ने कहा, जो डेविड के ठीक बाद कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक था। डेविड वॉश कुछ नाराज थे। मैं इस कंपनी का विकास कर रहा हूं, एस्क की तलाश में पहाड़ों में ड्रिलिंग करके, हर भोजन के साथ धूल खाकर, हर दिन खुले में सोकर, जबकि आप एयर कंडीशनिंग के साथ घर पर आराम से बैठे हैं। मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि मैं स्टॉक की गिरती कीमतों को ठीक कर दूंगा। डेविड वॉश ने गैर जिम्मेदाराना ढंग से उत्तर दिया, मैं क्या कर सकता हूं? मुझे लगता है कि एक बार खबर फैल जाने के बाद स्टॉक की कीमत स्थिर हो जाएगी। डेविड की प्रतिक्रिया सुनकर प्रमुख शेयरधारक क्रोधित हो गया। डेविड वॉश, अध्यक्ष के रूप में आपको कंपनी की समस्याओं के लिए पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यदि आप कंपनी को अच्छी तरह से प्रबंधित नहीं कर सकते हैं या शेयरधारकों के लिए लाभ नहीं कमा सकते हैं, तो मैं एक नए अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए शेयरधारक बैठक का अनुरोध करूंगा। लानत है, यह दोबारा नहीं। पिछली बार उन्होंने मुझे अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए मजबूर किया था। अभी इसे पिछली शेयरधारकों की बैठक में हम इस बात पर सहमत हुए थे कि मुझे 2 साल का समय दिया जाएगा। अभी आधे साल से कुछ ही अधिक समय हुआ है। डेविड वॉश ने अपना स्वर नरम किया। मुझे अब बहुत संदेह है कि क्या कंपनी 2 साल के भीतर आपके प्रबंधन के तहत जीवित रहेगी। वॉश, मैं आपको कंपनी की समस्याओं को हल करने के लिए 1 सप्ताह का समय दूंगा, या मैं अध्यक्ष को बदलने और एक नए सीईओ को नियुक्त करने पर चर्चा करने के लिए एक और शेयरधारक बैठक का प्रस्ताव रखूंगा। उदास होकर डेविड वॉश अपने बिस्तर पर बैठ गया। अब वह क्या कर सकता था? जब तक एक बड़ी खदान की तरह तुरंत कोई बड़ी खोज नहीं की जाती, स्टॉक की कीमत वापस नहीं बढ़ेगी। लेकिन पहाड़ों में महीनों के बाद कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था, केवल लौह अयस्क के बिखरे हुए निशान, दोहन के लिए बहुत छोटे पैमाने पर। वह अब प्रोफेसर डी गुज़मैन के सिद्धांत पर भी सवाल उठा रहे थे। शायद बूढ़ा आदमी सिर्फ एक धोखेबाज था। अब समस्या यह थी कि शेयरधारक उस पर समाधान ढूंढने का दबाव डाल रहे थे। वह संभवतः क्या कर सकता था? अचानक उसे अखबार का ख्याल आया। चूंकि यह अखबार की रिपोर्ट थी जिसके कारण शेयर की कीमत में गिरावट आई, क्या वह अखबार में चीजों को स्पष्ट कर सकता है? उन्होंने पिछली बार लॉस एंजलिस टाइम्स को लीक की गई जानकारी को याद किया। उन्होंने अखबार के स्टेशन पर संपर्क किया और तुरंत उन्हें फोन किया। नमस्कार, क्या यह लॉस एंजलिस टाइम्स का रिपोर्टर है? मैं वॉश माइनिंग का अध्यक्ष डेविड वॉश हूँ। क्या आप हमारे न्यू मैक्सिको खनन के बारे में मुझसे साक्षात्कार करने में रुचि लेंगे? इन दिनों खनन स्टॉक की कीमत में गिरावट के साथ यह वास्तव में समाचार योग्य था।
लॉस एंजलिस टाइम्स ने डेविड वॉश से कॉल प्राप्त करने पर रुचि दिखाई और एक साक्षात्कार के लिए सहमति व्यक्त की। इस बीच रुद्र ने शॉर्टिंग बंद कर दी थी और चुपचाप वॉश माइनिंग स्टॉक खरीद रहा था। जब उन्होंने शुरुआत में वॉश माइनिंग को शॉर्ट किया तो कीमत $0.31 प्रति शेयर थी। अब कीमत घटकर $0.12 प्रति शेयर हो गई है, जो 61 से अधिक की गिरावट है। रुद्र का उत्तोलन 5 गुना है। फीस और खर्चों का हिसाब लगाने पर उनकी कमाई 5 लाख हो गई। अच्छा धन डकैती की तुलना में वित्तीय पैंतरेबाजी अधिक लाभदायक थी। बस एक साधारण ऑपरेशन ने स्पेनिश गिरोह पर 2 से अधिक डकैतियां डाली। वॉश माइनिंग के स्टॉक में अभी भी गिरावट की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन रुद्र का मानना है कि यह महत्वपूर्ण नहीं है। आखिरकार खबर फर्जी थी। वॉश माइनिंग में कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं था। हाल की भारी गिरावट ज्यादातर जंक स्टॉक के प्रति लोगों के अंतर्निहित अविश्वास के कारण थी। अब समय था शॉर्टिंग समाप्त करें और बाजार में वॉश माइनिंग स्टॉक प्राप्त करते हुए 40 से अधिक खातों के साथ खरीदारी शुरू करें। आज शुरुआत में गिरावट आ रही थी, लेकिन रुद्र के अधिग्रहण के कारण गिरावट का रुझान धीरे धीरे रुक गया। समापन समय तक रुद्र ने 4 लाख से अधिक शेयर हासिल कर लिए थे। कीमत बिना किसी और गिरावट के $0.12 प्रति शेयर पर स्थिर हो गई। अगले दिन वॉश माइनिंग का स्टॉक मूल्य स्थिर रहा। रुद्र ने चुपचाप अन्य 2 लाख शेयर हासिल कर लिए। इसी दिन एक कार खनन स्थल पर पहुंची। कार से 2 पत्रकार उतरे। डेविड वॉश कई दिनों से खदान पर रह रहा था। एक बार करोड़पति होने के कारण स्टॉक मूल्य में उतार चढ़ाव ने उनकी संपत्ति को सीधे आधा कर दिया था। वह बहुत असंतुष्ट था। उसे आशा थी कि उसे अपने निवेश की भरपाई के लिए इस भूमि पर एक तांबे की खदान मिल जाएगी, भले ही वह एक छोटी सी खदान ही क्यों न हो। लेकिन इन दिनों भी कोई सफलता नहीं मिली है। उसने प्रोफेसर डी गुज़मैन को मन ही मन सैकड़ों बार कोसा था, खासकर शराब पीने के बाद। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि डी गुज़मैन बहुत बड़े झूठे थे। यदि वह नहीं होता तो वह यहाँ गंदगी नहीं खा रहा होता। क्या बड़े शहर में शराब पीना और महिलाओं के साथ छेड़खानी करना उस तरह का नहीं है जैसा उसके जैसे करोड़पति को आनंद लेना चाहिए? वह अब किस तरह का जीवन जी रहा है? दोनों पत्रकारों को डेविड वॉश अपने प्रेस परिचय पत्र दिखाते हुए मिले। नमस्कार श्री डेविड वॉश, हम लॉस एंजलिस फाइनेंशियल न्यूज के संवाददाता हैं। हम आपके साथ एक साक्षात्कार आयोजित करना चाहेंगे। क्या आपके पास समय है? यह सुनकर डेविड वॉश का गुस्सा भड़क गया कि वे लॉस एंजलिस फाइनेंशियल न्यूज से थे। आखिरकार उनकी पिछली रिपोर्ट के कारण उनकी कंपनी के शेयर मूल्य में भारी गिरावट आई। डेविड वॉश ने कुछ गुस्से के साथ जवाब दिया, मुझे आपकी रिपोर्ट बेहद गैर जिम्मेदाराना लगती है। आपको यह दावा करने का अधिकार क्या है कि प्रोफेसर डी गुज़मैन का सिद्धांत गलत है? आप यह कैसे कह सकते हैं कि एरिजोना की नसें न्यू मैक्सिको तक नहीं बढ़ सकती? आपकी रिपोर्टिंग निराधार अटकलें हैं। दोनों पत्रकार बहुत अच्छे स्वभाव के थे और डेविड वॉश ने जो कहा उसे सुनने के बाद बस मुस्कुरा दिए। तो हम यहाँ साक्षात्कार के लिए आए थे, सिर्फ वॉश माइनिंग के बारे में सवाल पूछने के लिए। आप महीनों से पहाड़ों में खोज रहे हैं, क्या आपको कोई महत्वपूर्ण नसें मिली हैं? रिपोर्टर के सवाल से डेविड वॉश की गति अवरुद्ध हो गई। यह एक सच्चाई थी कि महीनों के बाद भी उसे कोई महत्वपूर्ण नस नहीं मिली थी, लेकिन वह जानता था कि अगर यह दोबारा जारी हुआ तो शेयर की कीमत और गिर सकती है। उसने पलकें झपकाई। अचानक एक विचार आया। उन्होंने पत्रकारों को आगे बढ़ाते हुए कहा, किसने कहा कि हमें कोई नस नहीं मिली? हमने खोज की है। मेरा अनुसरण करें। कैंपसाइट पर चट्टानों के ढेर के सामने रुककर डेविड वॉश ने पत्थरों की ओर इशारा किया। देखो, ये वे नमूने हैं जो हमने पहाड़ों से एकत्र किए हैं। फिर उसने तरबूज के आकार का अयस्क का एक टुकड़ा उठाया और उसे ऊपर उठा लिया। देखिए, यह तांबे का अयस्क है। चूंकि हमें तांबे का अयस्क मिला है, इसलिए यहाँ नसें अवश्य होंगी। तांबे के अयस्क अक्सर सोने के अयस्कों के साथ आते हैं। एक बार जब हमें सोना मिल जाएगा तो नस का मूल्य काफी बढ़ जाएगा। दरअसल डेविड उन्हें धोखा दे रहा था। उसके पास जो अयस्क था वह तांबा नहीं बल्कि लौह पाइराइट था, जो तांबे के अयस्क जैसा दिखता है। दोनों पत्रकार आम आदमी थे और संभवतः अंतर नहीं बता सके जब तक वह आज काम पूरा कर पाता। और उन्होंने अखबार में रिपोर्ट दी कि जो जमीन उसने खरीदी है उसमें तांबा हो सकता है। उसे विश्वास था कि स्टॉक की कीमत और नहीं गिरेगी। स्टॉक में खरीदारी की उम्मीद थी। यदि लोग मानते हैं कि इसका अस्तित्व है तो इसका अस्तित्व भी है। पत्रकारों ने अयस्क के साथ डेविड वॉश की कई तस्वीरें ली, जिसमें कई क्लोजअप कैप्चर किए गए। टेक्सटुअल रिपोर्टर ने फिर पूछा, मिस्टर वॉश, वॉश माइनिंग के स्टॉक मूल्य पर आपके क्या विचार हैं? डेविड वॉश ने अपने हाथों से धूल झाड़ते हुए अयस्क को नीचे रख दिया। मेरा मानना है कि वॉश माइनिंग का मूल्य बहुत कम आंका गया है। हमें यहाँ नसों के निशान मिले हैं।
शायद हम उच्च मूल्य वाली सोने की नसों की खोज करेंगे। उस समय वॉश माइनिंग के शेयर की कीमत 10 गुना या 20 गुना बढ़ जाएगी। अब इसे खरीदने का सही समय है। क्या आपको एक प्रमुख नस को उजागर करने में बहुत आत्मविश्वास है? बेशक, मेरा मानना है कि वॉश माइनिंग संयुक्त राज्य अमेरिका और विश्व स्तर पर एक खनन दिग्गज बन जाएगी जो दुनिया भर में कारोबार करेगी। डेविड वॉश ने शेयर की बघारना जारी रखा। दोनों पत्रकारों ने खनन शिविर स्थल पर साक्षात्कार में आधा दिन बिताया, कई सवाल पूछे और फिल्म के 4 या 5 रोल लिए। वे शाम ढलने के करीब चले गए। डेविड वॉश ने उन्हें अलविदा कहा। कार को निकलते हुए देखकर वह अपने आप से बुदबुदाया, लॉस एंजल्स फाइनेंशियल न्यूज लॉस एंजल्स टाइम्स की तुलना में अधिक पेशेवर है। पिछली बार एलए टाइम्स के रिपोर्टर 20 मिनट से भी कम समय के लिए यहाँ थे, कुछ सवाल पूछे और चले गए। एलए फाइनेंशियल न्यूज को देखें, आधे दिन के लिए साक्षात्कार और दर्जनों तस्वीरें ली। यह व्यावसायिकता है। उनका मानना था कि यह सकारात्मक रिपोर्ट कंपनी के शेयर मूल्य को बढ़ा सकती है। बोर्ड के वे सदस्य उनके प्रतिस्थापन के लिए बार बार शिकायत नहीं करेंगे। 3 दिन बाद आखिरकार वॉश माइनिंग पर रिपोर्ट सामने आ गई। जब डेविड वॉश ने द एलए फाइनेंशियल न्यूज में रिपोर्ट की सामग्री देखी तो वह दंग रह गए। क्या उसने वाकई में ऐसा कहा था? क्या यह अतिशयोक्ति कुछ ज्यादा नहीं थी? अखबार में डेविड वॉश की एक रंगीन तस्वीर छपी जिसमें वह एस्क पकड़े हुए थे और मोटे तौर पर मुस्कुरा रहे थे। शीर्षक, वॉश माइनिंग चेयरमैन डेविड वॉश ने खरीदी गई भूमि पर सोने के एस्क के साथ तांबे की बड़ी नस की खोज का दावा किया है। उपशीर्षक, वॉश माइनिंग के अध्यक्ष डेविड वॉश का कहना है कि वॉश माइनिंग संयुक्त राज्य अमेरिका और यहां तक कि दुनिया में एक खनन दिग्गज बन जाएगी। 0073 अध्याय 7373 स्टॉक मार्केट फ्रेंजी एक्सिट की शुरुआत। अध्याय। कुछ दिन पहले जब वॉश माइनिंग के अध्यक्ष डेविड वॉश का लॉस एंजलिस टाइम्स द्वारा साक्षात्कार लिया गया था तो उन्होंने प्रोफेसर डी गुज़मैन के सिद्धांत में अपना दृढ़ विश्वास व्यक्त किया था। हमारा रिपोर्टर उनका विशेष रूप से साक्षात्कार करने के लिए न्यू मैक्सिको चला गया। यह पाया गया कि सोने की सामग्री अत्यधिक उच्च खनन मूल्य के साथ उच्च गुणवत्ता वाला एस्क था। डेविड वॉश ने कहा कि इस तांबे की खदान के साथ वॉश माइनिंग को संयुक्त राज्य अमेरिका और यहां तक कि विश्व स्तर पर एक खनन दिग्गज बनने की उम्मीद है। डेविड के पास जो एस्क है उसे उन्होंने नस से खुदा है। उन्होंने कहा कि अनुमानित पैमाने निर्धारित करने और पर्याप्त नमूने प्राप्त करने के बाद वे उन्हें सामग्री परीक्षण के लिए एस्क परीक्षण केंद्र में जमा करेंगे। जैसे ही लॉस एंजलिस फाइनेंशियल न्यूज की रिपोर्ट सामने आई, इसने तुरंत अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित किया, खासकर उन संस्थानों और व्यक्तियों का जो विशेष रूप से स्टॉक में रुचि रखते हैं। क्या वित्तीय समाचार की यह रिपोर्ट सच है? क्या वॉश माइनिंग को वास्तव में एक बड़ी नस मिली है? पत्रकार व्यक्तिगत रूप से खनन क्षेत्र में गए और कई तस्वीरें ली। यह नकली कैसे हो सकता है? तो आपका मतलब है कि वॉश माइनिंग का स्टॉक निश्चित रूप से बढ़ने वाला है। सिर्फ नहीं बढ़ रहा है, यह आसमान छूने वाला है। हमें जल्दी करने और वॉश माइनिंग के स्टॉक खरीदने की जरूरत है, अन्यथा हम उन्हें बाद में प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अनगिनत निवेशक ट्रेडिंग फ्लोर पर आ गए और व्यापारियों से वॉश माइनिंग के शेयर खरीदने में मदद करने के लिए चिल्लाने लगे। उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की कि जानकारी सही है या गलत। सच कहें तो उनके पास यह पुष्टि करने की क्षमता नहीं थी कि खबर सच्ची है या झूठी, लेकिन वे अपने सामने पैसा कमाने का मौका जाने देने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने इसे खरीद लिया। वॉश माइनिंग के शेयर की कीमत बढ़ने लगी। पिछले कुछ दिनों में रुद्र के धीमे संचय के कारण वॉश माइनिंग के शेयर की कीमत 0.12 के निचले स्तर से बढ़कर वर्तमान 0.16 हो गई है, जो लगभग डाउन ट्रेंड स्थिति की पहली लहर तक पहुंच गई है। आज कुछ ही मिनटों में स्टॉक की कीमत 0.16 से 0.38 तक बढ़ गई और अभी भी तेजी से चढ़ रही है। कई लोगों का मानना है कि अगर वॉश माइनिंग को वास्तव में एक बड़ी नस में जाए तो इसका स्टॉक एक सुनहरा स्टॉक बन जाएगा और यह $1 या $2 तक भी बढ़ सकता है। खरीदना चाहिए। रुद्र ने अपने हाथ में वॉश माइनिंग के 15 मिलियन शेयर देखे मुस्कुराया और जिस व्यापारी को उसने काम पर रखा था उसे बुलाया। वॉश माइनिंग जमा करना जारी रखें, जब भी कोई ऑफर हो तो खरीद लें। व्यापारी ने कुछ हद तक चिंतित होकर सलाह दी, सर कीमत पहले से ही बहुत अधिक है। जिस खबर की पुष्टि नहीं हुई है उसके लिए ऊंची कीमत पर खरीदना तर्कसंगत नहीं है। यह ठीक है, ऑर्डर देना जारी रखें। यदि कोई नहीं बेचता है तो हर 2 मिनट में आधार में 2 सेंट जोड़े, रुके नहीं। ठीक है बॉस। व्यापारी ने आदेशों का पालन किया और रुद्र के निर्देशों के अनुसार काम किया। वास्तव में रुद्र वास्तव में स्टॉक खरीदना नहीं चाहता था।
वह बस आग में घी डालना चाहता था जबकि लोग पागल थे। उसने वॉश माइनिंग के शेयरों की कीमत को पूरी तरह से बढ़ा दिया था। समापन समय अपराह्न 4 बजे तक वॉश माइनिंग का स्टॉक बढ़कर $0.86 प्रति शेयर हो गया था, पूरी 53 गुना वृद्धि। वह कितना दुर्लभ है, वास्तव में दुर्लभ नहीं है। इतिहास में ऐसे कई शेयर हुए हैं जो एक ही दिन में 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गए। डेविड वॉश ने माइक्रोफोन पर अपने अधीनस्थ की रिपोर्ट सुनी और उनके सिर में चक्कर और शरीर में हल्कापन महसूस हुआ। बस एक दिन, सिर्फ एक दिन में उनकी संपत्ति 5 गुना बढ़ गई है। उन्होंने घबराकर फोन रख दिया। 3 सेकंड तक शून्य में देखता रहा। अचानक डेविड अपने हाथों को हवा में बेतहाशा लहराते हुए चिल्लाया, हाँ, मैं फिर से करोड़पति बन गया हूँ। खनन कैसा खनन? स्टॉक सबसे बड़ी सोने की खान है। मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ, सबसे खूबसूरत महिला ढूंढना चाहता हूँ और आकाश में उड़ने के लिए एक विमान खरीदना चाहता हूँ। डेविड थोड़ी देर के लिए उत्साहित थे, फिर धीरे धीरे शांत हो गए और अचानक सोचा कि स्टॉक की कीमत में उछाल वित्तीय समाचार की इस रिपोर्ट के कारण था। लेकिन रिपोर्ट की सामग्री झूठी है। उन्हें नहीं पता था कि वित्तीय समाचार के पत्रकार ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे या उनकी बातों को गलत समझ रहे थे। उन्होंने केवल इतना कहा कि वहां खदानें हो सकती हैं, संभवतः सोने से जुड़ी हुई, संभवतः एक बड़ी नस का खनन, संभवतः एक शीर्ष वैश्विक खनन उद्यम बन सकता है। लेकिन ये सिर्फ संभावनाएं हैं, ये अभी वास्तविक नहीं है। क्या उन्होंने बहुत ज्यादा शेखी बघारी और उन पत्रकारों को गुमराह किया? क्या उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए? अगर ऐसा ही चलता रहा तो डेविड को मुसीबत का डर है। आखिरकार झूठ तो झूठ है और वह हवा से एक बड़ी नस नहीं बना सकता। लेकिन जब वह मौजूदा स्टॉक मूल्य के बारे में सोचता है तो उसकी आंतरिक इच्छाएं उसकी तर्कसंगतता पर हावी हो जाती हैं। अगर मैं खड़ा हूं और स्पष्ट करूं तो जिन लोगों ने पागलों की तरह स्टॉक खरीदा है वे सोचेंगे कि मैंने उन्हें धोखा दिया है और वे निश्चित रूप से पागलों की तरह अपने स्टॉक बेच देंगे। तब तक वॉश माइनिंग के स्टॉक छोड़ दिए जाएंगे, कीमत पहले से भी कम हो सकती है और मेरी संपत्ति फिर से सिकुड़ जाएगी। मुझे क्या करना चाहिए? डेविड का दिल बेहद उलझा हुआ है। नहीं, मैं सैन फ्रांसिस्को वापस जा रहा हूँ। अब उसका दिल मेरे जैसा नहीं रहा। उन्होंने अन्वेषण दल के प्रमुख से कहा कि वह अगले दिन विमान से वापस सैन फ्रांसिस्को जाएंगे। अगले दिन जब शेयर बाजार खुला तो वॉश माइनिंग के शेयर की कीमत फिर से बढ़ गई। दोपहर तक यह आधिकारिक तौर पर 1 के निशान को पार कर गया और इसमें वृद्धि जारी रही। डेविड वॉश ट्रेडिंग हॉल में खड़े होकर मूल्य बोर्ड को लगातार अपने ऊपर पलटते हुए देख रहे थे और उनका एड्रेनालाइन लगातार बढ़ रहा था। पैसा, यह वास्तव में रोमांचक है। उसकी संपत्ति की गणना करने पर यह पहले से ही 2 मिलियन से अधिक है। डेविड वॉश के हृदय में केवल परमानंद रह गया था। वह वास्तव में अब अपने हाथ में मौजूद सभी स्टॉक बेचना चाहता था और अपने जीवन का आनंद लेना चाहता था। स्पोर्ट्स कार चलाना, खूबसूरत महिलाओं के साथ बढ़िया शराब पीना और घूमना फिरना चाहता था। ऐसे जीवन के बारे में सोचकर उसे अद्भुत महसूस हुआ। दुर्भाग्य से उसके हाथ में सर्कुलेटिंग स्टॉक नहीं था, इसलिए वह यहाँ व्यापार नहीं कर सका। वह एक प्रमुख शेयरधारक है। अपने हाथों में स्टॉक बेचने के लिए उसे निदेशक मंडल को सूचित करना होगा, पूछताछ करनी होगी कि क्या कोई उन्हें प्राप्त करने में रुचि रखता है और प्रतिभूति नियामक की जांच से गुजरना होगा। संक्षेप में इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता थी। धत तेरी की, मैं सचमुच चाहता हूं कि वित्तीय समाचार की खबर सच हो, लेकिन उन्होंने इससे बचने का एक तरीका भी सोचा। स्टॉक को बैंक में गिरवी रखें, कुछ पैसे निकालो और जीवन का आनंद लो। उसने अपना मन बना लिया था। कुछ दिन प्रतीक्षा करें, फिर एक बैंक ढूंढें। इसका आनंद लेने के लिए पहले 1 लाख उधार ले। स्टॉक अभी भी बढ़ रहे हैं। उनका अनुमान है कि जब वह पैसे उधार लेने जाएंगे तो 1 लाख उनकी संपत्ति का केवल 10वां हिस्सा होगा। वह काफी समय से किसी बड़े शहर में नहीं गया था। उसने अपनी कार चलाई, एक दोस्त को बुलाया और रात में एक शानदार पार्टी की जिसमें खूबसूरत महिलाओं के एक समूह को मौज मस्ती के लिए आमंत्रित किया। बढ़िया शराब, खूबसूरत महिलाएं, विस्फोटक संगीत, विला पूल कार्निवल की रात। जब डेविड वॉश उठे तो सुबह के 11 बज चुके थे। उसने अपना चेहरा धोया, कुछ खाया और स्टॉक ट्रेडिंग हॉल में लौट आया। जब उन्होंने वॉश माइनिंग का स्टॉक मूल्य देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि आज वॉश माइनिंग के शेयर की कीमत फिर से बढ़ गई। मौजूदा कीमत बढ़कर $144 हो गई है। उसने किसी से पूछा कि यह इतना क्यों बढ़ गया और उस व्यक्ति ने उसे एक अखबार दिया। यह अभी भी लॉस एंजलिस वित्तीय समाचार था। अखबार ने अप्रत्याशित रूप से कल प्रोफेसर डी गुज़मैन के साथ एक साक्षात्कार प्रकाशित किया जिसमें उनके नस विस्तार सिद्धांत की पुष्टि और सत्यापन किया गया।
प्रोफेसर का मानना था कि पहाड़ी क्षेत्र में एक बड़ी नस होनी चाहिए और मात्रा और गुणवत्ता एरिजोना के समान होनी चाहिए। वॉश माइनिंग द्वारा नस का पता लगाना मेरे शोध सिद्धांत का सबसे अच्छा प्रमाण है। मेरा मानना है कि अधिक लोगों को उस क्षेत्र में जमा राशि मिलेगी। यह प्रोफेसर डी गुज़मैन के सटीक शब्द थे। इस साक्षात्कार के कारण वॉश माइनिंग ने आज एक और उछाल का स्वागत किया, जो कल के 106 के बंद स्तर से बढ़कर 144 हो गया। खैर, अब यह 146 है। डेविड वॉश ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और अपनी मुट्ठियां भींची। नहीं कह रहा, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। अभी भी उसने अपने लिए एक निर्णय लिया, इस तथ्य को बिल्कुल भी उजागर नहीं करने के लिए कि जमा राशि नहीं मिली थी। चाहे भविष्य में कुछ भी हो, वह अब इस पल का आनंद लेना चाहता है। मैं आज बैंक जाऊंगा और पैसे उधार लूंगा। इस बार 3 लाख उधार लें। दोपहर की शुरुआत तक स्टॉक की कीमत आधिकारिक तौर पर 150 से टूट गई, जो अभी भी ऊपर जा रही थी, लेकिन इस समय यह ऊपर की ओर दबाव का सामना कर रहा था। ऐसा अनुमान है कि कोई बेच रहा है और मात्रा छोटी नहीं है। तो अगले 2 घंटों तक स्टॉक की कीमत 150 और 160 के बीच रही। 4 बजे समापन के समय शेयर की कीमत 153 पर स्थिर हो गई। डेविड वॉश ने समय देखा, अपने बगल में फोन उठाया और एक परिचित बैंक मैनेजर को फोन किया। हेलो मिस्टर सिम्पसन, मैं डेविड वॉश हूँ। क्या आप मुझे याद करते हैं? बेशक, बिल्कुल, मैं मिस्टर वॉश को कैसे भूल सकता हूँ। आपकी कंपनी के स्टॉक में उछाल, स्टॉक मार्केट स्टार बनने पर बधाई। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अरे, डेविड वॉश ने हल्के से कहा। कोई बात नहीं, आप कितना उधार लेने की योजना बना रहे हैं? बैंक मैनेजर तुरंत सहमत हो गए। डेविड वॉश को इस प्रबंधक की सेवा से बहुत संतुष्टि महसूस हुई। अगली दोपहर डेविड वॉश को बैंक से $3 लाख नकद प्राप्त हुए। उन्होंने दिन के स्टॉक मूल्य पर अपने शेयरों का लगभग 10वां हिस्सा गिरवी रख दिया। फिर डेविड कैसीनो में कूद गया। पूरी रात दिल से खेला। $1 लाख से अधिक खोने के बाद अगले दिन उसने अपने घर पर एक भव्य पार्टी आयोजित की, जिसमें और भी अधिक लोग आए। लगभग 100 वहां अनगिनत खूबसूरत महिलाएं थी। कोई और कारण नहीं, बस पागलपन भरी मौज मस्ती। डेविड वॉश के पास इन दिनों एक लापरवाह समय था। 0074 अध्याय 7474 अपसंद डांस किस्मत की शुरुआत अध्याय। इस शाम डेविड एक सेलिब्रिटी मित्र द्वारा आयोजित पार्टी में भाग लेने के लिए एक खूबसूरत महिला को लाया। जब वे दरवाजे पर पहुंचे तो इंतजार कर रहे पत्रकारों की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने तुरंत उन्हें घेर लिया। मनोरंजन सितारे तो सितारे हैं, आर्थिक सितारे भी सितारे हैं। वॉश माइनिंग इस समय शेयर बाजार में गर्म है और डेविड वॉश का साक्षात्कार निश्चित रूप से मूल्यवान होगा। मिस्टर वॉश, हम सैन फ्रांसिस्को एंटरटेनमेंट न्यूज के पत्रकार हैं। क्या हम आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं? पत्रकारों ने वॉश को ब्लॉक कर दिया और पूछा। जरूर, आगे बढ़े, डेविड वॉश ने शालीनता से जवाब दिया। मिस्टर डेविड, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपके द्वारा खोजी गई खनिज नस का भंडार कितना बड़ा और कितना है? डेविड ने मन ही मन सोचा, मुझे कैसे पता चलेगा कि यह कितना बड़ा है? लेकिन उन्होंने कोई घबराहट नहीं दिखाई और मुस्कुराते हुए कहा, यह काफी बड़ा है, लेकिन हमने अभी तक पूरा सर्वेक्षण पूरा नहीं किया है, इसलिए मैं विशिष्ट डेटा नहीं दे सकता। ओह, हमने इसे अभी तक परीक्षण के लिए प्रस्तुत नहीं किया है। मेरी योजना नसों का पूरी तरह से सर्वेक्षण करने, विभिन्न क्षेत्रों से नमूने एकत्र करने और उन्हें एक साथ परीक्षण के लिए भेजने की है। इस तरह हम सबसे व्यापक डेटा प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता? डेविड वॉश ने कहा। पत्रकार और प्रश्न पूछना चाहते थे, लेकिन डेविड वॉश ने हस्तक्षेप करने के लिए अपना हाथ उठाया। माफ करें, मुझे अभी अपने दोस्त की पार्टी में शामिल होना है। चलो इसे यहीं खत्म करते हैं। इस डर से कि पत्रकार और सवाल पूछेंगे और वह घबराया हुआ लग सकता है, उसने तुरंत बातचीत टाल दी। अगले दिन अखबार ने डेविड वॉश के साथ एक साक्षात्कार प्रकाशित किया। वॉश माइनिंग के अध्यक्ष ने पुष्टि की कि उन्हें एक खनिज नस मिली है, जिसने एक बार फिर वॉश माइनिंग के स्टॉक मूल्य को बढ़ा दिया है। पहले से स्थिर स्टॉक मूल्य में जोरदार उछाल देखा गया। जैसे ही यह लगभग 160 तक बढ़ गया, कई विक्रय आदेश सामने आए और वॉश माइनिंग के स्टॉक मूल्य में फिर से धीरे धीरे गिरावट शुरू हो गई। जब अंतिम व्यापार पूरा हुआ, रुद्र मुस्कुराया। साक्षात्कार स्वीकार करने के लिए डेविड वॉश को धन्यवाद, जिसने उन्हें स्टॉक के अंतिम बैच को सफलतापूर्वक बेचने की अनुमति दी। 1 हफ्ते बाद रुद्र ने अंततः अपने सभी स्टॉक बेच दिए। शुरुआती चरण में सबसे कम कीमत केवल 0.12 थी, लेकिन बाद में स्टॉक की कीमत को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने लगभग 0.20 के औसत से कुछ अधिक कीमत वाले स्टॉक खरीदे। औसत विक्रय मूल्य 150 था। उन्होंने गणना की कि सभी खर्चों में कटौती के बाद उन्होंने कुल $375 मिलियन कमाए। यह रातों रात अमीर बनने जैसा है।
रुद्र को परमानंद महसूस हुआ। वास्तव में वह और भी अधिक कमा सकता था, उदाहरण के लिए संस्थानों का लाभ उठाकर और बॉश माइनिंग पर लंबे समय तक काम करके। रुद्र ने उस समय इस पर विचार किया था, लेकिन बाद में उन्होंने यह विचार त्याग दिया। वित्तीय संस्थानों से पैसा उधार लेना बहुत भारी निशान छोड़ जाएगा। बॉश माइनिंग जैसे स्टॉक जो तेजी से बढ़ते और गिरते हैं, SEC द्वारा देखा जाना तय है। यदि उसने मुनाफा कमाने के लिए आक्रामक ढंग से उत्तोलन का उपयोग किया होता तो यह कबूल करने जैसा होता। इसलिए उन्होंने खुदरा निवेशक के रूप में छोटी मात्रा में खरीदारी करते हुए अधिक स्थिर दृष्टिकोण चुना जो ध्यान आकर्षित नहीं करेगा। अगर उन्होंने जांच भी कर ली तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके सभी खाते सुरक्षा कंपनी के कर्मचारियों और कुछ रेडवीर गिरोह के नाम से खोले गए थे, इसलिए वे कभी भी इसका पता नहीं लगा सके। जहां तक यह सवाल है कि उन्होंने वह स्टॉक क्यों खरीदा, तो क्या इसे मीडिया द्वारा प्रचारित नहीं किया गया था? अब जब उसने सारे स्टॉक बेच दिए हैं तो वह निश्चिंत हो सकता है। इसके बाद वह बस शो देखने का इंतजार करता है। एक दिन लॉस एंजलिस में एक अपेक्षाकृत अज्ञात अखबार ने अचानक एक लेख प्रकाशित किया, बॉश माइनिंग धोखाधड़ी में लिप्त हो सकती है। लेख के लेखक ने बताया कि खनिजों के जानकार एक मित्र के साथ रात्रि भोज के दौरान उनके मित्र ने उल्लेख किया कि अखबार की तस्वीरों में डेविड वॉश के पास जो अयस्क था वह तांबे का अयस्क नहीं था बल्कि पायराइट था। रिपोर्टर को आश्चर्य हुआ और उसने संदेह व्यक्त किया। बाद में अपने मित्र के माध्यम से उन्होंने उन 2 पत्रकारों से संपर्क किया जिन्होंने डेविड वॉश का साक्षात्कार लिया और उनसे मूल रंगीन तस्वीरें देखी जो अधिक स्पष्ट थी। उसने उन्हें अपने खनिज प्रेमी मित्र को दिखाया जिसने पुष्टि की कि यह निश्चित रूप से पायराइट था, तांबे का अयस्क नहीं। इसके अलावा साइट पर ली गई तस्वीरों में दिखाई गई कई चट्टानें तांबे का अयस्क बिल्कुल भी नहीं थी। कुछ लौह अयस्क थे और कुछ साधारण चट्टानें थी जिनका कोई मूल्य नहीं था। सच्चाई को उजागर करने के लिए रिपोर्टर गुप्त रूप से न्यू मैक्सिको में वॉश माइनिंग के अन्वेषण शिविर में गया। डेविड वॉश शिविर में नहीं थे, वह सैन फ्रांसिस्को लौट आए थे। रिपोर्टर ने अन्वेषण पर्यवेक्षक से पूछा जिन्होंने कहा कि उन्हें कोई बड़ी खनिज नसें नहीं मिली, तांबे के अयस्क नहीं थे, यहाँ तक कि लौह अयस्क भी कम मात्रा में बिखरे हुए थे, कोई मूल्यवान भंडार नहीं था। वे 6 महीने तक वहां रहे थे और उन्हें कोई मूल्यवान बड़ी खनिज नसें नहीं मिली। डेविड वॉश के जाने से पहले भी उन्हें अभी भी कुछ नहीं मिला था। रिपोर्टर व्यक्तिगत रूप से डेविड वॉश का साक्षात्कार लेने के इरादे से सैन फ्रांसिस्को गया था, लेकिन उसे पता चला कि सैन फ्रांसिस्को लौटने के बाद डेविड वॉश ने एक बैंक से $3 लाख उधार लेने के लिए अपने कुछ शेयरों को संपार्श्विक के रूप में इस्तेमाल किया था। फिर वह अक्सर कैसीनो जाता था, हर दिन पार्टियों की मेजबानी करता था और खूबसूरत महिलाओं से घिरा रहता था। कुछ ही दिन पहले एक मनोरंजन समाचार पत्र के साथ एक साक्षात्कार के दौरान डेविड वॉश ने यह भी दावा किया था कि उन्होंने बड़ी खनिज शिराओं की खोज की है और अभी भी विशिष्ट भंडारों का सर्वेक्षण कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि वे परीक्षण के लिए नमूने कब भेजेंगे, डेविड वॉश ने कहा कि वे सबसे व्यापक डेटा प्राप्त करने के लिए सभी सर्वेक्षण पूरा करने के बाद ऐसा करेंगे। रिपोर्टर ने टिप्पणी की कि एक खनन कंपनी के मालिक के रूप में वह संभवतः तांबे के अयस्क को पायराइट समझने की गलती नहीं कर सकता। अब सभी साक्ष्य इंगित करते हैं कि डेविड वॉश संभवतः झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने का उसका मकसद वॉश माइनिंग के स्टॉक मूल्य को बढ़ाना है। ठीक आधे महीने पहले लॉस एंजल्स फाइनेंशियल न्यूज की एक रिपोर्ट के कारण वॉश माइनिंग का शेयर मूल्य गिरकर 0.12 हो गया। हालांकि जब डेविड वॉश ने घोषणा की कि उन्हें खनिज नसें और यहां तक कि सोने के भंडार भी मिले हैं, तो वॉश माइनिंग के शेयर की कीमत नाटकीय रूप से बढ़ गई और 156 तक पहुंच गई, जो कि 13 गुना वृद्धि थी। यह व्यवहार पूर्णतः आपराधिक है। रिपोर्टर को उम्मीद है कि SEC निवेशकों को होने वाली अपूरणीय क्षति को रोकने के लिए जांच करेगा। ये रिपोर्ट शेयर बाजार में बम की तरह फूट गई। लोग हैरान रह गए, क्या यह सच है? हालांकि विस्तृत रिपोर्ट को देखने पर यह बहुत आश्वस्त करने वाली थी। रिपोर्टर ने व्यक्तिगत रूप से खनन स्थल का दौरा भी किया और यहां तक कि वॉश माइनिंग के अन्वेषण पर्यवेक्षक ने भी स्वीकार किया कि उन्हें कोई बड़ी खनिज नसें नहीं मिली। क्या यह सब डेविड वॉश द्वारा गढ़ा जा सकता है? वॉश माइनिंग में निवेशक चिंतित होने लगे और कई लोगों ने बेचना शुरू कर दिया। वॉश माइनिंग के शेयर की कीमत तेजी से गिरने लगी। एक दिन में वॉश माइनिंग का शेयर मूल्य 156 प्रति शेयर से गिरकर 125 हो गया, जिससे इसका बाजार मूल्य 1/5 तक कम हो गया। अगले दिन थोड़ा स्थिर हुआ। SEC ने एक सार्वजनिक घोषणा जारी की जिसमें आधिकारिक तौर पर वॉश माइनिंग की जांच शुरू की गई और कंपनी की वास्तविक स्थिति को सत्यापित करने के लिए कर्मियों को भेजा गया।
उसी दिन किसी ने डेविड वॉश को जांच के लिए ले जाते हुए देखा। बारूदी सुरंग को आधिकारिक तौर पर विस्फोटित कर दिया गया। वॉश माइनिंग के शेयर की कीमत में तेजी से गिरावट शुरू हो गई। 114, 105, 098 आधिकारिक तौर पर 1 के निशान को तोड़ना। लेकिन बात यही नहीं रुकी, गिरावट जारी रही। 081, 074, 062 दिन के अंत तक वॉश माइनिंग का शेयर मूल्य 043 तक गिर गया था। SEC जांच विभाग डेविड बेहद असहज लग रहा था और एक कुर्सी पर बैठ गया। जांचकर्ताओं ने उसके सामने दस्तावेज रखे और डेविड वॉश को ठंडे भाव से घूरते हुए कहा, क्या आपकी खनन कंपनी को वास्तव में एक बड़ी खनिज नस मिली? नहीं, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि हमने ऐसा किया है, डेविड वॉश ने टालते हुए जवाब दिया। आपने पत्रकारों से साक्षात्कार के दौरान क्या कहा? मैंने केवल एक बड़ी खनिज नस और संबंधित सोने के भंडार को खोजने की संभावना का उल्लेख किया था। मैंने कभी दावा नहीं किया कि हमें वास्तव में एक मिला है। यह वित्तीय रिपोर्ट में एक गलती थी। अन्वेषक ने ठंडी मुस्कान दी। क्या ऐसा है? रिपोर्ट के बाद आपके पास सामने आकर स्पष्टीकरण देने के लिए पूरा 1 सप्ताह था। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? हमने आपकी गतिविधियों की जांच की। रिपोर्ट के अगले दिन आप सैन फ्रांसिस्को लौट आए और उस रिपोर्ट के कारण वहां स्टॉक एक्सचेंज में बार बार गए। वॉश माइनिंग के स्टॉक की कीमत बढ़ गई। आप स्पष्टीकरण देने के लिए सामने क्यों नहीं आए? सैन फ्रांसिस्को एंटरटेनमेंट न्यूज संवाददाताओं के साथ साक्षात्कार के दौरान आपने न केवल स्पष्टीकरण नहीं दिया, बल्कि आपने यह भी दावा किया कि आपको एक बड़ी खनिज नस मिली है और आप आगे के सर्वेक्षण और परीक्षण की प्रतीक्षा कर रही हैं। डेविड वॉश अवाक रह गया। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। वह समझाना चाहता था कि शुरू में यह वास्तव में एक गलती थी, लेकिन वह अपने बाद के कार्यों को कैसे समझा सकता था? जाहिर है वह शेयर की कीमत में बढ़ोतरी देखकर खुश थे, यहाँ तक कि उन्होंने शेयर की कीमत को बढ़ावा देने के लिए भी काम किया। जांचकर्ता कैसे विश्वास कर सकते हैं कि वह निर्दोष था? जांचकर्ताओं ने डेविड वॉश के सामने उनके क्षेत्र में खनन शिविर में ली गई तस्वीरें रखी। उनके पास पहले से ही खनन विशेषज्ञों का मूल्यांकन था और उनमें से एक भी योग्य तांबा अयस्क नहीं था, बस कुछ पाइराइट और बेकार चट्टानों का ढेर था। वास्तव में यह इरादा नहीं था। यह सब पहली बार में सिर्फ एक गलत फहमी थी। अन्वेषक ने व्यंग्य किया। उन्होंने इस तरह के बहुत सारे फिसलन भरे किरदार देखे थे। उनमें से कई एक समय के प्रमुख वित्तीय दिग्गज थे। जब वे यहाँ आए तो सभी ने खुद को निर्दोष होने का दावा किया। इन स्पष्टीकरणों को न्यायाधीश के लिए सहेजें। इसके तुरंत बाद SEC ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वॉश माइनिंग वास्तव में धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल थी। बड़ी खनिज नसें खोजने की पूर्व घोषणा झूठ थी और वॉश माइनिंग के अध्यक्ष डेविड वॉश पर गलत जानकारी के साथ स्टॉक की कीमतों में हेरफेर करने का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा SEC ने एक चेतावनी जारी की। वॉश माइनिंग ने पहले न्यू मैक्सिको में जमीन खरीदने के लिए एक बैंक से 2 लाख उधार लिया था और बाद में डेविड वॉश ने व्यक्तिगत खर्चों के लिए 3 लाख उधार लेने के लिए संपार्श्विक के रूप में स्टॉक का इस्तेमाल किया। हाल के वर्षों में वॉश माइनिंग के घाटे के साथ वे दिवालिया होने की स्थिति में हो सकते हैं। निवेशकों को सावधानी पूर्वक निवेश करने की सलाह दी गई। वॉश माइनिंग के शेयर की कीमत में फिर से उछाल आया। पिछले 2 दिनों में वॉश माइनिंग के शेयर की कीमत 0.21 तक गिर गई थी और कुछ लोग अभी भी अनुकूल जांच परिणाम की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन SEC की घोषणा के साथ वॉश माइनिंग को अनिवार्य रूप से मौत की सजा सुनाई गई। वॉश माइनिंग के शेयर की कीमत गिर गई 0.10 को तोड़ते हुए और अंततः 0.03 प्रति शेयर पर स्थिर हुआ। निवेशकों ने अफसोस जताया। वॉश माइनिंग के शेयरधारक और भी अधिक निराश थे। उन्होंने स्टॉक की बढ़ती कीमत के साथ अपनी किस्मत में उछाल देखा था, लेकिन केवल 1 महीने में ही उन्हें रोलर कोस्टर की सवारी का अनुभव हुआ। गिरना उठना गिरना। इस नाटकीय गिरावट में रुद्र को फिर से थोड़ा लाभ हुआ। उस छोटे अखबार में खबर छपने से पहले उसने 2 नए दलालों के माध्यम से वॉश माइनिंग को छोटा करने के लिए बिखरे हुए खातों का इस्तेमाल किया। लेकिन यह कोई बड़ा खेल नहीं था, क्योंकि SEC जांच शुरू करने ही वाला था। कुल मिलाकर उन्होंने केवल 6 लाख से थोड़ा अधिक कमाया, जो वर्तमान रुद्र के लिए काफी अधिक है। 0075 अध्याय 7575 ईस्वी मेरेम जीरेम पार्टी एक्सिच हमैल की शुरुआत। अध्याय रुद्र को 4 लीफ क्लोवर नामक एक वित्तीय निवेश सेवा कंपनी मिली, जो लॉस एंजलिस में शीर्ष 3 वित्तीय सेवा कंपनियों में शुमार है। नमस्कार सर, मैं निवेश प्रबंधक लोगान हूँ। मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना बिजनेस कार्ड सौंपते हुए कहा।
प्रबंधक लोगन, मुझे एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी का अधिग्रहण करने में दिलचस्पी है, रुद्र ने सीधे कहा। लोगान अचंभित रह गया। सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी का अधिग्रहण करना एक बड़ी बात थी। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप किस कंपनी का अधिग्रहण करने पर विचार कर रहे हैं? क्या आप वॉश माइनिंग जानते हैं? रुद्र ने पूछताछ की। लोगन को अचानक समझ आ गया। वित्तीय दुनिया में वॉश माइनिंग को कौन नहीं जानता था। इसके हालिया उतार चढ़ाव ने कभी गुमनाम रही इस कंपनी को सुर्खियों में ला दिया है। बेशक वॉश माइनिंग के चेयरमैन पर गलत जानकारी के साथ स्टॉक की कीमतों में हेर फेर करने का संदेह है, जिसका पता सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने लगाया था। यह मामला व्यापक रूप से ज्ञात है। आपके इरादे क्या है मिस्टर रुद्र? लोगन ने पूछा। मैं एक खनन कंपनी का भी मालिक हूँ। मुझे दिलचस्पी है कि आप वॉश माइनिंग के व्यापक अधिग्रहण में मेरी मदद करें, मुख्य रूप से उनकी लिस्टिंग योग्यता के लिए, रुद्र ने समझाया। क्या आपकी कंपनी लिस्टिंग के लिए रिवर्स मर्जर की योजना बना रही है? रुद्र ने उत्तर दिया, मैं पहले वॉश माइनिंग का अधिग्रहण करूंगा और फिर तय करूंगा कि रिवर्स मर्जर के साथ आगे बढ़ना है या वॉश माइनिंग का उपयोग जारी रखना है। लोगन ने कहा, मैं समझता हूं। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं वॉश माइनिंग के शेयरधारक की जानकारी इकट्ठा करूंगा और फिर हम आगे चर्चा कर सकते हैं। जल्द ही लोगन वॉश माइनिंग शेयरधारकों की सूची के साथ लौट आए। उनकी जैसी कंपनियों के पास अपनी मुख्य विशेषज्ञता के हिस्से के रूप में सभी बाजार कंपनियों को कवर करने वाले डेटाबेस थे। डेटा से पता चलता है कि सबसे बड़ा शेयरधारक डेविड वॉश है, जिसके पास 34 शेयर हैं। वह पहले से ही बोर्ड में है। दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक 65 साल के नील बोर्ग हैं, जिनके पास 21 शेयर हैं। तीसरे शेयरधारक जेम्स फ्रे हैं, जिनके पास 6 शेयर हैं, और चौथे शेयरधारक डेमियन लुइस के पास केवल 4 शेयर हैं। शेष 35 शेयरों का शेयर बाजार में केवल 0.03 की कीमत पर कारोबार होता है, जिसका कुल बाजार मूल्य केवल 3 लाख है। इसके अतिरिक्त 2 लाख का बैंक ऋण भी है, लोगन ने समझाया। रुद्र ने कहा, मुझे केवल उनकी लिस्टिंग योग्यताओं में दिलचस्पी है, बाकी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं इस अधिग्रहण के लिए आपकी सेवाएं लेने के लिए तैयार हूं। लोगान चमककर मुस्कुराया। उनके लिए किसी भी व्यावसायिक अवसर का स्वागत था। कोई बात नहीं मिस्टर रुद्र, हम यही करते हैं। उस दोपहर लोगान ने वॉश माइनिंग के कई शेयर धारकों से यह पूछने के लिए संपर्क करना शुरू किया कि क्या वे अपने शेयर बेचने के इच्छुक हैं। वित्तीय कंपनी अस्थायी रूप से बाजार से शेयरों को अवशोषित नहीं करेगी। चूंकि उनका लक्ष्य कंपनी का अधिग्रहण करना था, इसलिए सबसे अच्छा तरीका शेयरधारकों से सीधे बातचीत करना था। आक्रामक बाजार खरीदारी से केवल कीमतें बढ़ेंगी, जो अधिग्रहण के लिए प्रतिकूल थी। रुद्र ने पेशेवरों को पेशेवर मामले सौंपे, जो उनका सामान्य दृष्टिकोण था। उन्हें अधिग्रहणों की अच्छी जानकारी नहीं थी, इसलिए वॉश माइनिंग का अधिग्रहण करने के लिए एक वित्तीय सेवा कंपनी को शामिल करना सही विकल्प था। जमा राशि का भुगतान करने के बाद उन्होंने आगे की खबर की प्रतीक्षा की। वित्तीय सेवा कंपनी छोड़ते हुए रुद्र ने सोचा, संपूर्ण वॉश माइनिंग का अब कुल बाजार मूल्य केवल 3 लाख है। भले ही डेविड वॉश अपने सभी शेयर बेचते, लेकिन यह संभवतः उसके द्वारा खोदे गए वित्तीय छेद को नहीं भर पाएगा। इस आयोजन के माध्यम से रुद्र ने $4 मिलियन से अधिक की कमाई की। हालांकि यह पैसा कर के अधीन होगा, संभवतः लाभ का 10 से 30 के बीच, जिसका अर्थ है कि उसे करों में $10 लाख से अधिक का भुगतान करना पड़ सकता है। $1 मिलियन से अधिक, वह बहुत था। यह सोचकर रुद्र को आश्चर्य हुआ। सौभाग्य से उसे केवल अगले वर्ष की शुरुआत तक यह कर चुकाना होगा। इस अवधि के दौरान धन का उपयोग निवेश और कर कटौती के लिए किया जा सकता था। यही एक कारण था कि वह वॉश माइनिंग का अधिग्रहण करना चाहता था। अभी पैसे खर्च करने से बाद में उसके पैसे बचेंगे। इस प्रकार के कर सिरदर्द उत्पन्न करने वाले थे। यहाँ तक कि पेशेवर अकाउंटेंट भी जटिल कर डेटा के साथ संघर्ष कर सकते थे। रुद्र जैसे किसी व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दे, जो कर चोरी में माहिर था। भविष्य में उसे निश्चित रूप से एक योग्य वित्तीय सलाहकार खोजने की आवश्यकता होगी। सुरक्षा कंपनी के मुख्यालय में लौटकर प्रांगण में कई टीमें प्रशिक्षण ले रही थी। ये सभी लोग भर्ती किए गए अनुभवी थे, क्योंकि सुरक्षा कंपनी ने अपनी बाहरी सेवाओं का विस्तार करने की योजना बनाई थी और इसके लिए औपचारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। लांसर आंगन में खड़ा हो गया और रुद्र के पास आते ही उसका अभिवादन किया। टीम पर नजर डालते हुए रुद्र ने कहा, वर्तमान में सुरक्षा कंपनी में केवल 40 से अधिक लोग हैं। हमारे पास कर्मचारियों की कमी है। भर्ती जारी रखें लांसर। लेकिन सुरक्षा कंपनी के पास फिलहाल कोई आय नहीं है। अधिक लोगों को काम पर रखने का मतलब है पेरोल खर्च में वृद्धि, लांसर ने उत्तर दिया। रुद्र मुस्कुराया, यह ठीक है,
मैं इसे खरीद सकता हूँ। शेयर बाजार में काफी पैसा कमाने के बाद रुद्र अब आत्मविश्वास से बोलता था। रुद्र ने कहा, जब तक टीम 200 लोगों तक नहीं बढ़ जाती तब तक भर्ती करते रहें। लांसर ने उल्लेख किया, समझ गया। बॉस के रूप में यह आपकी कॉल है। वैसे हमें 1 घंटे पहले नूह फिल्म कंपनी से फोन आया था जिसमें कहा गया था कि उनके पास आपके लिए निमंत्रण है। अपने कार्यालय में वापस आकर रुद्र ने फिल्म कंपनी को फोन किया। सुजैन ने फोन का उत्तर दिया, मिस्टर रुद्र, सहायक MGM द्वारा एक नई फिल्म परियोजना की शूटिंग शुरू करने की तैयारी की जा रही है। कल रात एक पार्टी है और आपको नूह एंटरटेनमेंट की ओर से आमंत्रित किया गया है। MGM की नई फिल्म का नाम क्या है? रुद्र ने पूछा। नई फिल्म का नाम आई वांट टू सी यू है। रुद्र को नाम याद नहीं आया। यह संभवतः कोई क्लासिक फिल्म नहीं थी। हॉलीवुड ने हर साल हजारों फिल्में बनाईं और रुद्र को केवल कुछ दर्जन सबसे क्लासिक फिल्में ही पता थी। मुख्य अभिनेता कौन है? रुद्र ने पूछताछ की। स्टाफ सदस्य ने उत्तर दिया, प्रमुख किम रोजर्स और जोसेफ गॉर्डन हैं। इसके अलावा शर्ली टेम्पल एक सहायक भूमिका निभाता है। रुद्र को पहले 2 नाम याद नहीं थे, लेकिन शर्ली टेम्पल परिचित था। वह एक समय एक चमकता हुआ बाल सितारा थी और उसने अपने पिछले जीवन में उसकी लगभग सभी फिल्में देखी थी। शर्ली टेम्पल को अब एक वयस्क महिला हो जानी चाहिए, लेकिन रुद्र ने सितारों का पीछा करने के पुराने सपने को पूरा करते हुए वैसे भी इस कार्यक्रम में भाग लेने का फैसला किया। घटना कितने बजे और कहाँ है? रुद्र ने पूछा। सुसान ने बताया, यह कल शाम 1900 बजे बेवली हिल्स में मिस्टर लुइस मेयर की संपत्ति पर शुरू होगा। रुद्र सिगेल की पार्टी में लुई मेयर से मिला था, इसलिए वह अजनबी नहीं था। अगली शाम रुद्र ने साफ सुथरे कपड़े पहने और लुई मेयर की संपत्ति की ओर चला गया। जैसे ही उसने पार्क किया, उसने देखा कि कई लग्जरी कारें कतार में खड़ी थी और सेवा कर्मचारियों ने उसे पार्क करने का निर्देश दिया। जैसे ही उसने पार्किंग खत्म की, रुद्र ने 3 लोगों को दूसरी कार से बाहर निकलते देखा। एक अधेड़ उम्र का आदमी, एक अधेड़ उम्र की महिला और लगभग 14 या 15 साल की एक खूबसूरत लड़की। वे 3 लोगों का परिवार लग रहे थे। लड़की के चेहरे पर गंभीर भाव थे, वह स्पष्ट रूप से नाखुश थी। महिला ने अपनी बेटी की ओर देखा और धीरे से कहा, एलिजाबेथ, तुम उस भाव के साथ नहीं जा सकती। हर कोई देखेगा कि तुम दुखी हो। लड़की ने जवाब दिया, लेकिन मैं नाखुश हूँ। मुझे लगता है कि मुझे वह भूमिका मिलनी चाहिए थी। शर्ली टेम्पल पहले से ही 17 साल की है। वह भतीजी की भूमिका के लिए उपयुक्त नहीं है। हालांकि वह छोटी थी। लड़की का शरीर सुडौल था और उसकी त्वचा चीनी मिट्टी की तरह सफेद थी। उसकी विशेषताएं असाधारण रूप से नाजुक और सुंदर थी, जो भविष्य की सुंदरता के लक्षण दिखाती थी। सच तो यह है कि वह पहले से ही एक सुंदरी थी। उसकी कम उम्र के बावजूद उसे एक उत्तम लोली के रूप में वर्णित किया जा सकता है। महिला ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ते हुए अपना सिर हिलाया। आपको अपनी भावनाओं को छिपाना सीखना होगा। भले ही आप नाखुश हों, आप इसे नहीं दिखा सकते। हमें अधिक अवसर पाने के लिए उन फिल्म कंपनी के मालिकों, निर्माताओं और निर्देशकों पर अच्छा प्रभाव डालने की जरूरत है। ठीक है, मैं खुद पर नियंत्रण रखूंगी, लड़की ने कहा। तो मुस्कुराओ, महिला ने आग्रह किया। लड़की ने जबरदस्ती मुस्कुरा दी। रुद्र पास में खड़ा था और अपनी कार के पास रुका हुआ था। उसने परिवार की बातचीत को देखा। लड़की ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन रुद्र ने उनकी बातचीत सुन ली। जैसे ही वे आगे बढ़े, जोड़े ने अपने परिवेश से अनजान होकर अपनी बातचीत जारी रखी। लड़की कुछ ऊबी हुई लग रही थी। कुछ कदम चलने के बाद उसने अचानक कार के पीछे रुद्र को देखा और उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। जाहिर है, उसे वहां किसी को देखने की उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसका छोटा मुंह थोड़ा खुला हुआ था। लड़की की अभिव्यक्ति ने रुद्र को खुश कर दिया। वह प्यारी थी। रुद्र मुस्कुराया। उसने उस नकली मुस्कान की नकल की जो लड़की ने पहले बनाई थी। लड़की यह जानकर सहम गई कि उसकी बातचीत और नकली मुस्कान इस अजनबी ने देख ली है। उसे झुंझलाहट महसूस हुई जो आश्चर्य से आक्रोश में बदल गई। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रुद्र की ओर देखा। स्ट्रीट लाइट के नीचे रुद्र ने देखा कि उसकी आंखें रहस्यमय नीली बैंगनी रंग की थी। रुद्र को घूरने के बाद लड़की तुरंत अपने माता पिता के पास गई और तीनों एस्टेट गेट में प्रवेश कर गए और रुद्र वहीं खड़ा रह गया। उसकी शक्ल, खासकर वो आंखें, वे रुद्र को परिचित लग रहे थे। उन्हें विश्व की नंबर 1 सुंदरी के रूप में प्रशंसित किया गया था। विशेष रूप से उनकी खूबसूरत नीली बैंगनी आंखों के लिए जाना जाता था। वह फिल्म उद्योग में एक दुर्लभ रत्न थी। उन्होंने 30 वर्षों तक हॉलीवुड पर राज किया, 50 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2 ऑस्कर जीते और 4 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नामांकन प्राप्त किए। वह एक हॉलीवुड लीजेंड और एक शाश्वत फूल के रूप में जानी जाती थी।
वह अमेरिकी फिल्म इतिहास की सबसे रंगीन हस्तियों में से एक थी। उनकी 8 बार शादी हुई थी और बुढ़ापे में वह अकेली हो गई। उनकी कई शादियों के कारण उन्हें जेड विडो कहा गया। क्या वह लड़की अभी उसकी थी? उसकी उम्र को देखते हुए वह लगभग 14 या 15 साल की लग रही थी और उसका नाम एलिजाबेथ था। जैसे ही रुद्र ने फिर से ऊपर देखा, उसने परिवार को हवेली में प्रवेश करते देखा। रुद्र मंद मंद मुस्कुराया। यह एमजीएम के बिग बॉस की संपत्ति है। उस हॉल के अंदर न जाने कितने बड़े सितारे होंगे। आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। हालांकि लड़की के पहले शब्दों से ऐसा लग रहा था कि उसने वह भूमिका खो दी है जिसके लिए वह शर्ली टेम्पल के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रही थी। कुछ हद तक नाराजगी महसूस कर रही थी। हॉल में प्रवेश करते ही यह पहले से ही मेहमानों से भरा हुआ था। सितारों से सजी ऐसी सभा में किसी को भी भाग लेने का मौका दिया जाए तो वह इनकार नहीं करेगा, क्योंकि यह किसी के नेटवर्क का विस्तार करने का एक उत्कृष्ट अवसर था। भीड़ में रुद्र ने नूह फिल्म कंपनी के महाप्रबंधक कोहेन और कई अन्य विभाग प्रमुखों को देखा। सीधे बिग बॉस लुईस मेयर के पास जाने से पहले उन्होंने उनका अभिवादन किया। 0076 अध्याय 7676 एलिजाबेथ टेलर से HTML का प्रारंभ अध्याय। मिस्टर मेयर नमस्ते। रुद्र ने अभिवादन किया। लुई मेयर ने रुद्र को देखा और अपना हाथ बढ़ाते हुए मुस्कुराया। रुद्र, मुझे तुम्हारा नाम याद है। कुछ दिन पहले मैंने सिगेल को फोन किया था और उसने मुझसे तुम्हारा जिक्र किया था। उसने कहा था कि तुम बहुत अच्छे सहायक हो। अगर नूह को किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे ढूंढने आ जाओ। रुद्र ने धन्यवाद दिया। मिस्टर मेयर, आपकी देखभाल के लिए धन्यवाद। इसका जिक्र मत करो। आज रात यहाँ बहुत सारे लोग हैं। तुम्हें उनमें से कुछ के बारे में जानना चाहिए। लुईस मेयर ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा। उसने हंसते हुए कहा, वहाँ बहुत सारी खूबसूरत महिलाएं हैं। तुम्हारे जैसे युवकों को उनके साथ अधिक घुलना मिलना चाहिए। दोनों आदमी एक साथ हंसते हुए सीधे हो गए। नूह फिल्म्स के कुछ लोगों ने दूर से देखा कि रुद्र और लुईस मेयर खुशी से बातचीत कर रहे थे। प्रत्येक को अलग अलग भावनाएं महसूस हो रही थी। वास्तव में श्री सिगेल के सहायक होने के नाते रुद्र लुई मेयर जैसे प्रमुख व्यक्ति के साथ भी बातचीत कर सकते थे। वे अधिक से अधिक केवल प्रमुख फिल्म कंपनियों के कुछ अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे और अधिक से अधिक श्री मेयर को नमस्ते कहेंगे। उसी क्षण शर्ली मंदिर ऊपर चला गया। मेयर ने लड़की को देखा और रुद्र को देखकर मुस्कुराया। यह हमारा बहुमूल्य शर्ली मंदिर है। तुम्हें उसे अवश्य जानना चाहिए, है ना? शर्ली टेम्पल पहले से ही एक युवा महिला बन गई थी जिसने अपने बचपन की सुंदरता खो दी थी। रुद्र को पता था कि कुछ और वर्षों में शर्ली टेम्पल फिल्म उद्योग से संन्यास ले लेगी, क्योंकि लोग एक बड़े पूर्व बाल कलाकार को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। शर्ली, मैं आपका परिचय कराता हूँ। यह रुद्र है जो नूह फिल्म्स के अध्यक्ष का सहायक है। ओह, और वह एक फिल्म निवेशक भी है। हो सकता है कि आपको भविष्य में सहयोग करने का मौका मिले, लुईस मेयर ने कहा। शर्ली टेम्पल बहुत प्रसन्न चित्त था। उसने रुद्र की ओर देखा और उसे धीरे से गले लगाया। हेलो मिस्टर रुद्र। मिस टेम्पल, मैं आपका प्रशंसक हूँ, रुद्र ने कहा। शर्ली मंदिर से गले मिलने से इस यात्रा की उनकी इच्छा पूरी हो गई। कुछ क्षण बातचीत करने के बाद रुद्र ने विनम्रता से खुद को माफ कर दिया और चला गया। उस शाम 8 बजे लुई मेयर ने मंच संभाला। जिंजर रॉजर्स, जोसेफ कॉटन और शर्ली टेम्पल मुख्य अभिनेता उनके पीछे खड़े थे। लुईस मेयर ने जोर शोर से घोषणा की कि नई फिल्म आई वांट टू सी यू फिल्मांकन शुरू करने के लिए तैयार है और पार्टी में भाग लेने के लिए सभी को धन्यवाद दिया। नीचे मौजूद दर्शकों ने फिल्म की सफलता पर बधाई दी। एलिजाबेथ टेलर ने मंच पर मौजूद लोगों की ओर देखा। उसके चेहरे पर नकली मुस्कान पूरी तरह से फीकी पड़ गई और उसकी बड़ी नीली आंखें अनिच्छा से भरी थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। लेसी कम होम फिल्माने के बाद एलिजाबेथ टेलर को कुछ प्रसिद्धि मिली, लेकिन शर्ली टेम्पल की तुलना में उनकी प्रसिद्धि अभी भी बहुत पीछे थी। यहाँ हर कोई मशहूर था। इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री जिंजर रॉजर्स एक परिपक्व सुंदरी थी जिन्होंने 3 साल पहले सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर जीता था, जबकि शर्ली टेम्पल हॉलीवुड की सबसे प्रसिद्ध बाल कलाकार थी। भीड़ में तारे चकाचौंध थे। ग्रेटा गार्बो, कैथरीन हेपबर्न, जॉन कॉफर, जूडी गार्लैंड, लुइस जेनी क्लार्क, गेबल स्पेंसर, ट्रेसी जीन केली। इन लोगों ने या तो ऑस्कर जीता था या नामांकित हुए थे, इसलिए यह कहा जा सकता है कि यहाँ किसी के पास कुछ हद तक प्रसिद्धि थी। एमजीएम अधिकारियों की नज़र में एलिजाबेथ टेलर थोड़ी प्रसिद्ध नवागंतुक थी और कई लोगों को उनसे ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। उन्होंने कहा कि उनका अभिनय औसत था। कम उम्र के बावजूद उनमें बच्चों जैसी मासूमियत नहीं थी और वह बच्चों या वयस्क फिल्मों में अभिनय नहीं कर सकती थी। द गॉडेस ऑफ मर्सी फिल्माने के बाद एमजीएम ने फिर कभी उनके लिए कोई भूमिका की व्यवस्था नहीं की।
आखिरकार उन्होंने उसे फॉक्स को भी उधार दे दिया, जहां उसने जेन आयर के सेट पर कुछ पंक्तियों के साथ एक छोटी सी भूमिका निभाई, केवल अतिरिक्त 50 प्रति सप्ताह के लिए। टेलर को बहुत दुख हुआ। लुई मेयर द्वारा अपना भाषण समाप्त करने के बाद पार्टी घुलने मिलने के चरण में चली गई। परिचित चेहरे बातचीत करने के लिए एकत्र हुए, जबकि अजनबियों ने अभिवादन और परिचय का आदान प्रदान किया। टेलर की मां सारा एक अभिनेत्री हुआ करती थी, लेकिन उन्हें कुछ खास हासिल नहीं हुआ। टेलर के जन्म के बाद सारा ने उसे पढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की, जिससे टेलर को कम उम्र में अभिनय शुरू करने का मौका मिला। सारा ने टेलर का हाथ थामा अपनी बेटी के नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रसिद्ध निर्देशकों और अभिनेताओं के साथ अभिवादन और बातचीत की, इस उम्मीद में कि भविष्य में उसके लिए अवसर पैदा होंगे। टेलर को यह बात बहुत नागवार गुजरी, लेकिन उसके पास अनिच्छा से अपनी मां के साथ मेलजोल बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चारों ओर चक्कर लगाने के बाद टेलर को थकान महसूस हुई। उसने अपनी मां से कहा, मां मुझे थोड़ी भूख लगी है, मैंने आज रात कुछ नहीं खाया, चलो बाद में खाते हैं। यह अब एक दुर्लभ अवसर है, सारा ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन आप भूल गए कि अधिकारियों ने पहले क्या कहा था कि मैं बहुत छोटा हूं। अगर मैं थोड़ा बड़ा और लंबा होता तो भूमिकाएं पाना आसान होता। टेलर ने तर्क दिया। एमजीएम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कास्टिंग के समय वास्तव में ऐसा कुछ कहा था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि वह अब न तो युवा थी और न ही उपयुक्त भूमिकाओं के लिए पर्याप्त परिपक्व थी। उसमें एक बच्चे की सुंदरता और एक महिला के आकर्षण का अभाव था। सारा ने सिर हिलाया, तो आगे बढ़ो और कुछ खाओ। मैं लोगों से बात करने जाऊंगी और खाना खत्म करने के बाद तुम्हें ढूंढूंगी। मैं तुम्हें और लोगों से मिलवाऊंगी। ठीक है, टेलर ने असहायता से उत्तर दिया। सारा चली गई और टेलर केक के 2 टुकड़े और एक पुडिंग लेकर खाने की मेज पर चला गया। एक पल सोचने के बाद उसने एक अंडा टार्ट भी लिया और अंत में अपने ऊपर एक गिलास संतरे का जूस डाल लिया। हालांकि पानी डालने के आधे रास्ते में उसने चारों ओर नजर डाली और महसूस किया कि कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। जल्दी से उसने अपने जूस में कुछ शैंपेन डाली। टेलर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह एक छोटी लोमड़ी की तरह लग रही थी जिसने एक स्वादिष्ट चिकन चुरा लिया था। यह रात की उसकी एकमात्र सच्ची मुस्कान थी। हॉल में भीड़ होने के कारण टेलर अपनी थाली पिछवाड़े में ले गई। मेयर की संपत्ति बहुत बड़ी थी और हालांकि वहां बहुत सारे मेहमान थे, वे इतने फैले हुए थे कि उसे आसपास बहुत से लोग नहीं दिखे। टेलर को एक लंबी बेंच मिली और वह प्लेट को अपनी गोद में रखकर बैठ गई। जैसे ही वह खाना खाने वाली थी, उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। हे भगवान, वह कांटा पकड़ना भूल गई। यहाँ तक कि एक चम्मच से भी काम चल जाएगा। क्या उसे एक लेने के लिए वापस जाना चाहिए? लेकिन हॉल के शोर शराबे वाले माहौल से उसे घृणा महसूस हुई। भूल जाओ, वह अपने हाथों से खाना खाएगी। वह काफी समय से भूखी थी। 0077 अध्याय 7777 लम्ब प्रोफेशनल सपमल की शुरुआत अध्याय। उसने अंडे का टाट उठाया और कुछ टुकड़े खाए। आह, यह बहुत आरामदायक लगा। सावधानी से उसने केक उठाया और कुछ ही समय में दोनों टुकड़े गायब हो गए। उसने शैंपेन और संतरे का जूस पिया। ये उसका कॉकटेल था। टेलर अपने पेय चयन से संतुष्ट थी। उसकी मां ने उसे शराब न पीने के लिए कहा था, लेकिन उसकी उम्र के बच्चे स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु और विद्रोही थे। वे हमेशा छोटी छोटी युक्तियों के माध्यम से अपना प्रतिरोध व्यक्त करते थे। थाली में अभी भी हलवे का एक टुकड़ा बाकी था, लेकिन वह इसे उठा नहीं सकी। वह इसे कैसे खाएगी? टेलर ने एक पल के लिए सोचा। अंत में वह बस प्लेट पर झुक गई। जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि उसके सामने एक लंबी आकृति खड़ी है जो टेलर को चौंका रही है। अब वह जिस तरह से महिलाविहीन तरीके से खाना खा रही थी, अगर यह बात बाहर आ गई तो निश्चित रूप से उसकी छवि खराब हो जाएगी। उसने देखा कि सामने वाला आदमी उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। वह कैसी मुस्कान थी! क्या वह इस तरह हलवा खाकर उसका मन बहला रही थी? लेकिन यह आदमी परिचित लग रहा था। यह आप है। टेलर को आखिरकार याद आया। यह आदमी वही था जिसने कार से बाहर निकलते समय उसकी और उसकी मां की बातचीत को सुना था। फिर से नमस्ते, हम एक बार फिर मिलेंगे, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। आपसे मिलना बिल्कुल सुखद अनुभव नहीं है। टेलर ने शर्माते हुए मुंह बनाया। क्या ऐसा है? मुझे लगता है कि यह काफी मनोरंजक है, रुद्र ने चिढ़ाया। टेलर को खुद को 2 बार शर्मिंदा होते देखना वास्तव में मनोरंजक था। उसने एक रूमाल निकाला और उसे दे दिया। टेलर की चौड़ी आंखों में आश्चर्य दिखा। तुम्हारे मुंह में हलवा आ गया है, रुद्र ने टिप्पणी की। टेलर अचंभित रह गई और उसने अपना मुंह पोंछने के लिए जल्दी से रूमाल उठाया। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें वहां वास्तव में आनंद नहीं आ रहा, रुद्र ने लड़की की ओर देखा। इस समय संभवतः शराब के प्रभाव के कारण टेलर थोड़ा ढीला पड़ गया।
उसने अपने होंठ भींच लिए। अंदर के सभी लोग बड़े सितारे हैं और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। माँ ने उन्हें नमस्ते कहने के लिए मुझे अपने पास खींच लिया। कोई हंसेगा और कहेगा, आह तुम वह लड़की हो जिसने कुत्ते के साथ अभिनय किया, या तुम वह लड़की हो जिसने घोड़े के साथ अभिनय किया। यह सब जानवरों से संबंधित है। लड़की की आत्मनिंदा सुनकर रुद्र जोर से हंस पड़ा। उन्हें एहसास हुआ कि एलिजाबेथ टेलर अभी भी एक छोटी लड़की थी, सरल और सुंदर। याद किया जाना पहले से ही काफी अच्छा है। हॉलीवुड में कई लोगों को वह मौका भी नहीं मिलता है। तो आपको किस तरह की भूमिकाएं पसंद हैं? रुद्र ने पूछा। लड़की ने एक पल सोचा। मैं व्यक्तित्व और विशिष्टता वाले किरदार निभाना चाहता हूँ। जैसे ही उसने यह कहना खत्म किया, लड़की का मूड अचानक खराब हो गया। अद्वितीय भूमिकाओं के बारे में भूल जाइए, अभी मेरे पास नियमित भूमिकाएं भी नहीं हैं। मैं 5वें या 6ठे चरित्र से परे केवल अतिरिक्त भूमिकाएं निभा रहा हूँ। उसने अपनी ठुड्डी नीचे झुका ली, अपनी छोटी छाती पर झुक गई जो आकार लेने लगी थी। रुद्र ने लड़की से कहने से पहले एक पल सोचा, मेरे पास यहाँ एक दिलचस्प कहानी है। अगर मुझे मौका मिले तो मैं इसे एक फिल्म में बदलना चाहूंगा। क्या आप इसे सुनना चाहेंगी? टेलर ने रुद्र की ओर देखा। कहानी क्या है? रुद्र के पीछे एक स्ट्रीट लाइट थी और टेलर ने ऊपर देखा। रोशनी ने उसके चेहरे को पूरी तरह से रोशन कर दिया, विशेषकर उसकी निर्दोष आंखों को जिसके माध्यम से रुद्र अनगिनत भावनाओं को देख सकता था। धीरे धीरे रुद्र ने कहानी सुनानी शुरू की। कहानी न्यूयॉर्क की मलिन बस्तियों में घटित होती है। वहां लियोन नाम का एक पेशेवर हिटमैन है। हत्या करते समय वह शांत और रहस्यमय है, फिर भी जुनून से भरा हुआ है। लियोन एक झुगी अपार्टमेंट में रहता है, एक साधारण जीवन जीता है, खाना, सोना और ध्यान से अपने प्यारे गमले में लगे पौधे की देखभाल करना। उसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में 5 लोगों का एक परिवार रहता है। एक पिता जो एक पुलिस मुखबिर है, एक माँ जो एक वेश्या है, एक 19 साल की बेटी, एक 14 साल की बेटी और सबसे छोटा भाई जो 6 साल का है। पिता जिस पुलिसकर्मी के लिए काम करता है वह गुप्त रूप से ड्रग्स का सौदा करता है। एक दिन पिता उस पुलिसकर्मी से दवाओं का एक पैकेज चुरा लेता है और पुलिसकर्मी गुस्से में आकर पूरे परिवार को मार डालता है। जब बेटी घर लौटी तो अपार्टमेंट का दरवाजा थोड़ा खुला था और उसने अंदर खून के धब्बे और शव देखे। पुलिसकर्मी ने भी उसे दालान में घूमते हुए देखा। मटिल्डा डर गई थी, लेकिन उसने अपने पड़ोसियों की बेटी होने का नाटक किया। सीधे उस कमरे में गई जहां हत्यारा रहता था और दरवाजे की घंटी बजाई। उसने अंदर वाले व्यक्ति से दरवाजा खोलने का आग्रह किया ताकि वह मर न जाए। पहले तो टेलर ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन जैसे ही उसने मटिल्डा की दुर्दशा के बारे में सुना, वह इस लड़की के भाग्य के बारे में चिंतित हो गई। बड़ी बड़ी नीली बैंगनी आंखों की जोड़ी ने टिमटिमाते हुए रुद्र को देखा। जब उसने सुना कि लियोन ने अंततः दरवाजा खोल दिया और मटिल्डा को अंदर आने दिया, जिससे उसे अस्थायी रूप से बचा लिया गया, तो उसने अंततः राहत की सांस ली। जब उसने हिटमैन को लड़की को बंदूक चलाना सिखाते हुए सुना तो वह मुस्कुराई। एक दुर्लभ दृश्य। रुद्र ने 14 वर्षीय लड़की मटिल्डा और 40 वर्षीय हिटमैन लियोन के बीच रिश्ते के बारे में बात की, जो उनके साझा अकेलेपन और गर्मजोशी की लालसा के कारण करीब आ रहे थे। चिंगारी सूक्ष्म रूप से उड़ रही थी। टेलर मदद नहीं कर सका, लेकिन निकल गया। जब उसने भ्रष्ट पुलिसकर्मी द्वारा लियोन पर हमला करने के लिए अधिकारियों के एक बड़े समूह को लाने के बारे में सुना तो वह फिर से तनाव में आ गई। अंत में जब रुद्र ने लियोन के बारे में बात की कि उसने लड़की को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया है और उसे छोड़ने के लिए कहा है, जबकि वह खुद पर और भ्रष्ट पुलिस वाले पर ग्रेनेड विस्फोट करता है, तो उसकी बड़ी बड़ी आंखों में उदासी झलक उठी। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? रुद्र ने टेलर से पूछा। टेलर की मोटी मोटी पलकें कुछ उदासी के साथ कुछ बार फड़फड़ाती रही और उन्होंने कहा, यह अब तक मैंने सुनी सबसे खास कहानी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा प्यार इतना स्वाभाविक रूप से मौजूद हो सकता है। मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से एक अच्छी फिल्म होगी। एलिजाबेथ, तुम कहाँ हो? टेलर की मां सारा की आवाज आई। लड़की चौंक गई और तुरंत जाने के लिए खड़ी हो गई, लेकिन फिर वह रुक गई और रुद्र की ओर देखने लगी। इतनी देर तक चैट करने के बाद भी मुझे आपका नाम नहीं पता। रुद्र, मिस्टर रुद्र, आज रात आपसे मिलकर और ऐसी रोमांचक कहानी सुनकर खुशी हुई। मुझे उम्मीद है कि हम भविष्य में फिर से मिल सकेंगे। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर 2 लोग एक दिन में 3 बार मिलते हैं तो इसका मतलब है कि वे किस्मत में हैं। शायद हम जल्द ही फिर से मिलेंगे। 0078 अध्याय 7878 चर्चा स्क्रिप्ट रत्मल की शुरुआत। अध्याय। टेलर को उसकी मां सारा मिल गई। सारा ने अपनी बेटी को देखा और उसके हाथ से प्लेट ले ली। टेलर, मैं तुम्हें एक निर्देशक रोनाल्ड निम से मिलने ले जा रहा हूँ। वह वर्तमान में एक पश्चिमी फिल्म की शूटिंग की तैयारी कर रहा है
और उसकी फिल्म में एक भूमिका है जो आपके लिए उपयुक्त हो सकती है। खाने की मेज पर सारा ने प्लेट रखी और टेलर को लोगों के एक समूह के पास ले गई। केंद्र में लगभग 40 वर्ष का एक व्यक्ति खड़ा था, रोनाल्ड निम, निर्देशक सारा ने जिसका उल्लेख किया था। रोनाल्ड निम हॉलीवुड के शीर्ष निर्देशक नहीं थे, लेकिन वे दूसरे दर्जे के निर्देशक थे। वह पश्चिमी विस्तार के बारे में एक फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे, जिसमें इस परिवार को पश्चिम में बसने के दौरान आने वाली कठिनाइयों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। परिवार में 7 सदस्य थे, एक पिता, माँ, सबसे बड़ा बेटा, दूसरी बेटी, छोटा बेटा, सबसे छोटी बेटी और एक कुत्ता। जब सारा ने दूसरी बेटी की भूमिका के बारे में सुना, जो लगभग 15 या 16 वर्ष की थी, तो उसे टेलर के बारे में याद आया। टेलर ने पहले 2 फिल्मों में अभिनय किया था और कुछ पहचान हासिल की थी। रोनाल्ड निम ने टेलर को पहचान लिया और उसकी उपस्थिति पर विचार किया, लेकिन अंततः यह कहते हुए मना कर दिया, मुझे दूसरी बेटी की भूमिका के लिए किसी अधिक परिपक्व व्यक्ति की आवश्यकता है। उसके पास पश्चिम में बसने वाले एक अन्य परिवार के दूसरे बेटे के साथ रोमांटिक दृश्य हैं और उनका बंधन अंततः 2 परिवारों के बीच एक मजबूत गठबंधन बनाता है। सारा ने कहा, टेलर अधिक परिपक्व भूमिका निभा सकती है। वह यहाँ पार्टी में है। क्या मैं उसे आपके लिए एक दृश्य प्रस्तुत करने के लिए लाऊं? सेटिंग को देखते हुए रोनाल्ड निम ने सीधे मना करने में झिझक महसूस की। ठीक है, फिर मिस टेलर को एक दृश्य प्रस्तुत करने को कहें, उन्होंने अनिच्छा से कहा। सारा अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जल्दी से निकल पड़ी। रोनाल्ड निम ने एलिजाबेथ टेलर का अवलोकन किया। उन्होंने स्वीकार किया कि लगभग 5 फीट के छोटे कद के बावजूद टेलर बहुत सुंदर और विकसित थी। टेलर का शरीर सुडौल था और बचपन से ही उसके बैले प्रशिक्षण ने उसके शरीर को निखार दिया था। इसके अलावा एलिजाबेथ टेलर के पास सहज लालित्य के साथ परिष्कृत सुंदरता थी। रोनाल्ड निम को देहाती आकर्षण और सादगी वाली एक सुंदर लड़की की तलाश थी जो कि कहानी के अनुरूप हो। जब सारा ने टेलर से एक फिल्म का एक छोटा सा दृश्य करवाया तो रोनाल्ड निम मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। मुझे खेद है टेलर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी फिल्म में यह भूमिका आपके लिए उपयुक्त होगी। टेलर को निराशा हुई। पिछले 2 वर्षों में यह अस्वीकृति उसके लिए नई नहीं थी। निडर होकर सारा ने पार्टी में अन्य निर्देशकों और सितारों के साथ नेटवर्क बनाना और अवसरों की तलाश जारी रखी। टेलर ने अपनी मां का अनुसरण करते हुए नकली मुस्कान के साथ लोगों का अभिवादन किया और खुद को एक अभिनेत्री के रूप में पेश किया। इस बीच रुद्र मुख्य हॉल में लौट आया और वेटर की ट्रे से शैंपेन का एक गिलास उठाया। जैसे ही उसने कमरे का निरीक्षण किया, उसने लगभग 50 वर्षीय एक मोटे आदमी को देखा जो लोगों से घिरा हुआ था। इस आदमी की विशिष्ट अंग्रेजी विशेषताएं थी। गंजा सिर, ऊंची नाक और बड़ी ठोड़ी एक बैरल की तरह मोटी दिखाई देती थी, लेकिन उसके चारों ओर महत्वपूर्ण ध्यान रहता था। रुद्र ने अपनी यादें ताजा की और महसूस किया कि यह मोटा आदमी कोई और नहीं बल्कि मशहूर हॉलीवुड निर्देशक अल्फ्रेड हिचकॉक थे। अल्फ्रेड हिचकॉक हॉलीवुड के सच्चे उस्ताद थे जो सस्पेंस के मास्टर के रूप में प्रशंसित थे। 1940 में उनकी पहली हॉलीवुड फिल्म रेबेका ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अकादमी पुरस्कार जीता। हालांकि उनकी असली महारत को 1950 के दशक में नॉर्थ बाय नॉर्थवेस्ट जैसी प्रभावशाली फिल्मों से पहचान मिली, जिससे उन्हें सिनेमाई मास्टर का खिताब मिला। रुद्र शैंपेन का गिलास लेकर हिचकॉक के पास पहुंचा। मिस्टर हिचकॉक, मैं रुद्र हूँ, नूह आर्क फिल्म्स का सहायक अध्यक्ष। हेलो मिस्टर रुद्र, हिचकॉक ने अपने मोटे ब्रिटिश लहजे में जवाब दिया। मिस्टर हिचकॉक, हमारी फिल्म कंपनी एक नई परियोजना की योजना बना रही है। क्या वर्तमान में आपकी कोई प्रतिबद्धता है? रुद्र ने पूछताछ की। जैसे ही दोनों बात कर रहे थे, रुद्र द्वारा एक हिटमैन और एक युवा लड़की की कहानी के वर्णन से हिचकॉक की रुचि बढ़ गई। शुरू में उपेक्षा करने के बाद हिचकॉक की जिज्ञासा तब बढ़ी जब रुद्र ने वह दृश्य सुनाया जहां युवा लड़की ने हिटमैन से दरवाजा खोलने का अनुरोध किया। जैसे जैसे रुद्र ने कहानी को विस्तार से बताया, हिचकॉक की जिज्ञासा बढ़ती गई, विशेषकर 14 वर्षीय लड़की और 40 वर्षीय हिटमैन के बीच संबंधों की वर्जित प्रकृति से। पूरी कहानी सुनने के बाद हिचकॉक ने एक पल के लिए सोचा और फिर रुद्र से कहा, यह एक अच्छी कहानी है और इसने मेरी रुचि पकड़ ली है। क्या आपके पास कोई स्क्रिप्ट है? भी नहीं, रुद्र ने कंधे उचकाए। हिचकॉक ने सुझाव दिया, फिर एक स्क्रिप्ट लिखवा लें और जब मैं इसे पढ़ लूं तो आगे इस पर चर्चा करें। रुद्र ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ठीक है, मैं जितनी जल्दी हो सके पटक था लेखक से स्क्रिप्ट का मसौदा तैयार करवाऊंगा। जब यह तैयार हो जाएगी तो हम संपर्क करेंगे। हिचकॉक ने रुद्र को अपना बिजनेस कार्ड सौंपा। यहाँ मेरी संपर्क जानकारी है। स्क्रिप्ट मिलने के बाद संपर्क करना याद रखें। हिचकॉक को अलविदा कहने के बाद रुद्र ने अपने अगले कदम पर विचार किया
और MGM स्टूडियो के प्रमुख मेयर से संपर्क किया। मिस्टर मेयर, मैं एक फिल्म प्रोजेक्ट में निवेश करने की योजना बना रहा हूँ। मैंने अभी निर्देशक हिचकॉक से बात की है और उन्हें स्क्रिप्ट में दिलचस्पी है। क्या MGM निवेश में दिलचस्पी लेकर? रुद्र ने समझाया। हिचकॉक की रुचि के बारे में सुनकर मेयर उत्सुक हो गए। किसी फिल्म में सहयोग करना अच्छा लगता है। मुझे कहानी के बारे में और बताएं। रुद्र ने मेयर को कहानी सुनाई, जिसे हिटमैन और युवा लड़की की कहानी आकर्षक लगी। यह प्रबंधनीय उत्पादन लागत वाला एक समकालीन शहरी नाटक था। इसके अलावा रुद्र ने यह भी कहा कि वह फिल्म के फिल्मांकन के लिए MGM की फिल्मांकन टीम का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। अब नूह की आर्क फिल्म्स के लोग द वाइल्ड बंच का फिल्मांकन कर रहे हैं और रुद्र की फिल्म कंपनी एक खाली खोल है। MGM के संसाधनों और अभिनेताओं को सबसे उपयुक्त विकल्प बनाना। मेयर की दिलचस्पी बढ़ी। एक बार जब आपके पास स्क्रिप्ट हो तो आइए हिचकॉक से दोबारा मिलते हैं। जहां रुद्र और मेयर ने फिल्म पर चर्चा की, वहीं सारा ने पार्टी की घटनाओं पर बारीकी से नजर रखी। उन्होंने टेलर के लिए एक अवसर खोजने की उम्मीद में निर्देशकों और सितारों के साथ बातचीत की। अभी तक सफलता नहीं मिलने पर सारा ने अवसरों की तलाश जारी रखी। इस सभा में MGM के प्रमुख मेयर ने स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया। हॉलीवुड के शीर्ष 8 स्टूडियो में से एक के रूप में मेयर ने प्रमुख सितारों और निर्देशकों सहित अनगिनत लोगों पर प्रभाव डाला। जब रुद्र और मेयर नई फिल्म के बारे में बातचीत कर रहे थे, सारा ने दूर से देखा। उसने एक ऐसे युवक को देखा जिसे वह नहीं पहचानती थी, लेकिन वह इतना महत्वपूर्ण लग रहा था कि वह मेयर के साथ इतनी देर तक बातचीत कर सके। 0079 अध्याय 7979 भयंकर प्रतिस्पर्धा फॉल्स इन हॉलीवुड सतमल की शुरुआत। अध्याय वह स्टार नहीं बन सका। मेयर के साथ इतने लंबे समय तक चैट करने से पता चलता है कि उनका महत्वपूर्ण प्रभाव था। सारा को याद आया कि उसने पहले उसे नूह की आर्क फिल्म्स के लोगों का अभिवादन करते हुए देखा था। उन्हें एक दूसरे को अवश्य जानना चाहिए। उन्होंने नूह के आर्क फिल्म्स के प्रोडक्शन मैनेजर ऋषि से संपर्क किया। हेलो ऋषि, सारा ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो सारा, क्या आपके पास हाल ही में नूह के संदूक में कोई नई फिल्म परियोजना है? सारा ने बातचीत शुरू करते हुए पूछा। हाँ, हम एक पर वार्नर ब्रदर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और दूसरे पर HT फिल्म्स के साथ काम कर रहे हैं, जिसका नाम द वाइल्ड बंच है। हमारी प्रोडक्शन टीम इस समय न्यू मैक्सिको में है, ऋषि ने जवाब दिया। सारा ने द वाइल्ड बंच के बारे में सुना था। यह हाल ही में एवा गार्डनर की भागीदारी के कारण सुर्खियों में आया था। अखबारों में उनके द्वारा द वाइल्ड बंच का एक गाना गाने का उल्लेख किया गया था और वह अभी भी न्यू मैक्सिको में फिल्मांकन कर रही थी। HT फिल्म्स, मैंने उनके बारे में पहले नहीं सुना है। क्या वे एक नई कंपनी है? सारा ने पूछताछ की। हाँ, यह हमारे सहायक अध्यक्ष रुद्र द्वारा स्थापित कंपनी है। वह उस फिल्म में निवेश कर रहे हैं। नूह आर्क केवल उत्पादन संभाल रहा है और एवा गार्डनर भी उनकी कंपनी के साथ अनुबंधित अभिनेताओं में से एक हैं, ऋषि ने समझाया। सारा रुद्र नाम से अपरिचित थी। वह एक चतुर महिला थी जिन्होंने हर अवसर का लाभ उठाया। उसने तुरंत पूछा, क्या मिस्टर रुद्र आज यहाँ हैं? क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? ऋषि ने उस दिशा की ओर इशारा किया जहां मेयर और रुद्र बातचीत कर रहे थे। क्या आप उस युवक को मिस्टर मेयर के साथ बातें करते हुए देख रहे हैं? वह रुद्र है। सारा थोड़ा अचंभित हो गई। वह मेयर के साथ चैट करने वाले युवक के बारे में पूछताछ करने आई थी और पूछने से पहले ऋषि से चैट करने की योजना बना रही थी। अप्रत्याशित रूप से उसे उनकी बातचीत के दौरान उत्तर मिल गया था। वह युवक नूह का सहायक अध्यक्ष था, जो एक फिल्म कंपनी और प्रतिभा एजेंसी का मालिक था और पहले से ही फिल्म निर्माण में निवेश कर रहा था। नूह आर्क हालांकि बिग 8 फिल्म कंपनियों के साथ तुलना करने में असमर्थ है, फिर भी उसे हॉलीवुड में दूसरी श्रेणी की फिल्म कंपनियों में स्थान दिया जा सकता है। विभागों और योग्यताओं के मामले में नोआ आर्क के पास कुछ भी कमी नहीं थी। यह बस पैमाने में छोटा है। नूह के चेयरमैन के सहायक के रूप में काम करने में सक्षम होना, अपनी खुद की फिल्म कंपनी और प्रतिभा एजेंसी का मालिक होना और यहाँ तक कि मेयर के साथ बातचीत करने में सक्षम होना, यह दर्शाता है कि इस युवा व्यक्ति की पृष्ठभूमि काफी अच्छी थी। आखिरकार नूह के महाप्रबंधक कोहेन भी इतने लंबे समय तक मेयर के साथ बातचीत करने में सक्षम नहीं हो सकते थे और उन्होंने सिगेल के मामलों के बारे में बहुत कम सुना था। किसी भी मामले में नूह कंपनी में एक उच्च स्तरीय अधिकारी का फिल्मों में निवेश करना और मेयर से इतना परिचित होना सारा को नोटिस करने के लिए पर्याप्त था। स्क्रिप्ट तैयार होने के बाद रुद्र और मेयर आगे बात करने के लिए सहमत हुए, फिर अलविदा कहा और चले गए। उसके हाथ का पेय कब का खाली हो चुका था और बहुत अधिक बात करने से उसका मुंह सूखने लगा था।
जैसे ही वह एक और पेय लेने के लिए तैयार हुआ, वह मेज पर गया और एक खूबसूरत महिला उसके पास आई। क्या आप मिस्टर रुद्र हैं? नमस्ते, मैं सारा एलिजाबेथ टेलर की माँ हूँ। क्या हम मिल सकते हैं? सारा ने मुस्कुराते हुए रुद्र का स्वागत किया। रुद्र ने सारा की ओर देखा। उसके सामने वाली महिला सुंदर ढंग से कपड़े पहने हुई थी। उसने उसे पहले पार्किंग में देखा था और जानता था कि वह टेलर की माँ थी। वह काफी खूबसूरत थी और लगभग 30 के आसपास की लगती थी। हालांकि रुद्र जानता था कि एलिजाबेथ का एक बड़ा भाई था। उससे पहले वाली महिला शायद लगभग 40 वर्ष की थी। हेलो, मैं रुद्र हूँ। मैंने सुना है कि आपने द वाइल्ड बंच में निवेश किया है, जिसकी शूटिंग अभी पूरी भी नहीं हुई है, लेकिन पहले से ही इसमें काफी दिलचस्पी है। मेरा मानना है कि रिलीज होने पर यह बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित करेगी। मुझे ऐसी ही आशा है, रुद्र ने कहा। यह महिला काफी वाक्पटु थी। वैसे क्या आप हाल ही में एक नई फिल्म में निवेश करने की योजना बना रहे हैं? यदि किसी युवा लड़की के लिए उपयुक्त भूमिका है तो कृपया मेरी बेटी पर विचार करें। मुझे नहीं पता कि आपने उसकी फिल्म लेसी विद द डॉग और द पोनी देखी हैं या नहीं। रुद्र को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने टेलर को बढ़ावा देने के लिए एक नई फिल्म लियोन द प्रोफेशनल की शूटिंग पर चर्चा करने की व्यवस्था की थी, लेकिन इससे पहले कि उन्हें सारा से संपर्क करने का मौका मिलता, वह उनके पास आ गई। रुद्र को यह मनोरंजक लगा। कभी भी चीजें आश्चर्यजनक तरीके से काम करती हैं। मैं वास्तव में एक नई फिल्म में निवेश करने की योजना बना रहा हूँ। मैंने पहले ही निर्देशक हिचकॉक के साथ इस पर चर्चा की है। उन्हें स्क्रिप्ट काफी दिलचस्प लगती है। सारा ने मन ही मन सोचा। अल्फ्रेड हिचकॉक हॉलीवुड के कुछ शीर्ष निर्देशकों में से एक थे और उनकी स्वीकृति का मतलब था कि फिल्म निश्चित रूप से असाधारण थी। और अभी मैंने मिस्टर मेयर से भी बात की, वह भी इस फिल्म में निवेश करने में रुचि रखते हैं। हम सहयोग करने की तैयारी कर रहे हैं, रुद्र ने आगे कहा। सारा की आंखें और भी अधिक चमक उठी। हिचकॉक के निर्देशक होने और MGM के साथ काम करने से यह फिल्म निश्चित रूप से एक प्रमुख प्रोडक्शन होगी। यह एक जबरदस्त अवसर था। सारा की मुस्कान और चौड़ी हो गई जब उसने रुद्र से पूछा, मिस्टर रुद्र, क्या आपकी आने वाली फिल्म में किसी युवा लड़की की भूमिका है? यदि हाँ तो कृपया मेरी बेटी एलिजाबेथ टेलर के बारे में सोचें। टेलर के अभिनय कौशल को निखारा गया है और वह कड़ी मेहनत करती है, फिल्में बनाने का शौक रखती है और एक आज्ञाकारी बच्ची है। सारा अपनी बेटी की अत्यधिक अनुशंसा की। उसकी आंखें चाहत से भरी थी। हॉलीवुड में अवसरों की तलाश में बहुत सारे लोग थे। यदि आपने उनके लिए प्रयास नहीं किया तो वे एक पल में आपके पास से निकल जाएंगे। कई प्रतिभाशाली लोग यहाँ एकत्र हुए और भले ही किसी की बेटी बहुत सुंदर हो, लेकिन हॉलीवुड में सबसे कम कमी सुंदर लड़कियों की थी। सुंदर होने का मतलब स्टार बनना नहीं है। इसके लिए अवसर की आवश्यकता होती है। उनके प्रयासों से टेलर को 2 फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिला। अब वह कुछ हद तक जानी जाने लगी थी। फिर भी सारा अच्छी तरह समझती थी कि हॉलीवुड एक कठोर जगह है। केवल लगातार काम करते रहने से ही कोई गर्मी बरकरार रख सकता है, प्रसिद्धि में वृद्धि कर सकता है और अधिक पैसा कमा सकता है। कई लोग 1-2 फिल्मों से मशहूर हो गए, लेकिन बाद में अवसर कम होते गए। यहाँ तक कि शर्ली टेम्पल जैसे लंबे समय से स्थापित सितारों को भी ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ा जहाँ खेलने के लिए कोई भूमिका नहीं थी। इस बार जो नई फिल्म लॉन्च हुई है उसमें उन्होंने सिर्फ सपोर्टिंग रोल निभाया है। फिर भी यह छोटी सी सहायक भूमिका। कई लोग इसके लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे और टेलर यह लड़ाई हार गए। 0080 अध्याय 8080 एलिजाबेथ टेलर डांस 6HTML की शुरुआत अध्याय। इससे पता चलता है कि हॉलीवुड में संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कितनी भयंकर और क्रूर है। कोई भूमिका? सारा ने उम्मीद से रुद्र की ओर देखा। रुद्र ने धीरे से कहा, इस फिल्म में वास्तव में एक युवा लड़की का किरदार है, लगभग 14 या 15 साल की, और वह नायक है। सारा की आंखों में उत्साह झलक उठा। वह और भी रोमांचित थी। मिस्टर रुद्र, मेरी बेटी टेलर अभी 14 साल की हुई है। क्या आप उसे मौका दे सकते हैं? मैं उसे आपके लिए प्रदर्शन करने के लिए ला सकता हूँ। क्या आप इस पर विचार करेंगे? सारा ने उत्साह से कहा। उसके स्वर में याचना का भाव भी था। रुद्र रुक गया। ठीक है, मैं उसका प्रदर्शन देखूंगा, लेकिन यहाँ बहुत शोर है, शायद हमें आंगन में जगह मिल जाए, रुद्र ने सुझाव दिया। ठीक है, मैं टेलर को बुलाऊंगी, सारा ने खुशी से कहा और अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। एलिजाबेथ टेलर 2 युवा लड़कों पूर्व बाल सितारों के साथ बातचीत कर रही थी। उनमें से एक ने टेलर के साथ लेसी कम होम में काम किया था।
इस समय रॉड्रिक पहले से ही 18 वर्ष का था और उसे वयस्क माना जाता था। लेसी में अभिनय करने के बाद उनकी लोकप्रियता में थोड़ी वृद्धि हुई थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उन्हें कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं मिली, जिसे लगभग भुला दिया गया था। बाल सितारों के साथ भी ऐसा ही था, वे आसानी से टाइपकास्ट हो जाते थे। प्रारंभ में उन्हें अपनी तरह की 1 या 2 फिल्मों में भूमिकाएं मिल सकती थी, लेकिन आगे का विकास बेहद कठिन था और कई बाल कलाकार जल्दी ही भुला दिए गए। शर्ली टेम्पल जैसे कुछ बाल सितारे थे जिनकी प्रसिद्धि उनके मनमोहक बचपन के कारण विश्व स्तर पर थी। तब से किसी भी बाल कलाकार ने उनकी लोकप्रियता को पार नहीं किया है और अब भी शर्ली टेम्पल भूमिकाओं के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है। वे सभी अपने हाल के अनुभवों को साझा करने में थोड़ा निराश महसूस कर रहे थे। टेलर ने कहा, पिछले साल मुझे केवल एक छोटी सी सहायक भूमिका मिली थी। रॉड्रिक ने असहायता से कहा, मुझे 1 साल से अधिक समय से कोई सहायक भूमिका भी नहीं मिली है। उसी समय सारा युवाओं को देखकर मुस्कुराती हुई पास आई। मुझे क्षमा करें, मुझे एलिजाबेथ को किसी से मिलवाने के लिए ले जाना होगा। माँ, इस बार हम किससे मिल रहे हैं? टेलर ने असंतोष से पूछा। वह पूरी शाम लोगों से मिलती जुलती रही, लेकिन वह केवल रॉड्रिक और कुछ अन्य पूर्व बाल सितारों से ही वास्तव में जुड़ी थी। वहाँ श्री रुद्र भी थे, जिनसे वह पिछवाड़े में आकस्मिक रूप से मिली थी। टेलर ने रुद्र के बारे में सोचा। उसने महसूस किया कि रॉड्रिक और अन्य लोगों के साथ चैट करने की तुलना में उसके साथ चैट करना अधिक आनंददायक था। हालांकि उनके पास सामान्य विषय थे, अधिकांश भूमिकाओं की कमी और भविष्य की संभावनाओं के बारे में शिकायत और चिंता कर रहे थे। इसके विपरीत श्री रुद्र के साथ बातचीत करते हुए उसे खुशी महसूस हुई। सारा अपनी बेटी को मुख्य हॉल से दूर ले गई। मैं आपको एक फिल्म निवेशक से मिलवाने ले जा रहा हूँ। वह एक नई फिल्म में निवेश करने की तैयारी कर रहा है। वह निर्देशक हिचकॉक और यहाँ तक कि MGM के बॉस मिस्टर मेयर के साथ भी सहयोग कर सकता है। श्री रुद्र नोआ आर्क स्टूडियोज में एक वरिष्ठ कार्यकारी हैं, अध्यक्ष के सहायक हैं और उनकी अपनी स्वतंत्र फिल्म कंपनी और प्रतिभा एजेंसी है। उनकी मिस्टर मेयर से अच्छी बनती है और वे काफी सक्षम हैं। मिस्टर रुद्र एक 14 या 15 साल की लड़की की भूमिका वाली एक नई फिल्म में निवेश कर रहे हैं और वह मुख्य भूमिका में है। टेलर, जब आप मिस्टर रुद्र से मिले तो सुनिश्चित करें कि आप अच्छा प्रदर्शन करें और उन्हें प्रभावित करें। सारा ने अपनी बेटी को निर्देश दिया। जब टेलर ने रुद्र का नाम सुना तो वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। इस व्यक्ति का उपनाम रुद्र भी था। क्या वह वही मिस्टर रुद्र हो सकता है जिससे वह पहले मिली थी? हालांकि उसने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। दुनिया इतनी संयोगपूर्ण नहीं थी। अपनी मां की बात सुनकर श्री रुद्र नोआ आर्क में एक उच्च पदस्थ कार्यकारी, एक फिल्म निवेशक और निर्देशक मेयर के मित्र थे। वह काफी बूढ़ा होगा। टेलर की राय में केवल वृद्ध लोगों के पास ही इतनी ऊंची उपलब्धियां थी। दोनों पिछवाड़े में पहुंचे और टेलर ने देखा कि उसकी मां उसे वहां ले जा रही थी जहां उसने पहले केक खाया था। एक स्ट्रीट लाइट के नीचे मां और बेटी को एक लंबी आकृति दिखाई दी। जैसे ही टेलर ने उस व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा, वह पूरी तरह से दंग रह गई। यह वास्तव में मिस्टर रुद्र थे। टेलर को उसकी मां तब तक खींचती रही जब तक वे उसके पास नहीं पहुंच गईं। सारा ने रुद्र को सच्ची मुस्कान दिखाई। मिस्टर रुद्र, यह मेरी बेटी टेलर है। टेलर, मिस्टर रुद्र को नमस्कार। सारा ने धीरे से अपनी बेटी को पुचकारा। टेलर ने खुद को संभाला। हेलो मिस्टर रुद्र, सारा ने अपनी बेटी से कहा। टेलर, मिस्टर रुद्र के लिए पूरे मन से प्रदर्शन करो। टेलर ने अपनी पिछली मुलाकात को याद करते हुए रुद्र की ओर देखा। वह थोड़ा विचलित थी। सारा के शब्दों ने उसे अचंभित कर दिया। टेलर, एक नाटक प्रस्तुत करो, सारा ने धीमी आवाज में अपनी बेटी से आग्रह किया। उस पल में रुद्र ने हस्तक्षेप किया। सुश्री सारा, शायद एलिजाबेथ और मेरे लिए अकेले में बातचीत करना बेहतर होगा। इस तरह वह अधिक सहज महसूस करेगी। सारा ने संकोच नहीं किया। बेशक आगे बढ़ो, मैं पास ही रहूंगा। अपना सर्वश्रेष्ठ दिखाओ एलिजाबेथ। जाने से पहले सारा ने टेलर को एक बार फिर याद दिलाया कि वह रुद्र और उसकी बेटी को देखने के लिए दसियों मीटर दूर रुकी थी। टेलर ने रुद्र की ओर देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जिज्ञासा से भरी थी। उसकी घनी पलकें हल्की सी झपकी। रुद्र को टेलर की पलकों के बारे में एक कहानी याद आई जो स्वाभाविक रूप से मोटी थी। लेसी के फिल्मांकन के दौरान निर्देशक ने उनकी कुछ पलकें हटा दी थी क्योंकि वे बहुत घनी थी। टेलर ने धीरे से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी माँ जिस मिस्टर रुद्र के बारे में बात करती थी वह आप ही होंगे। रुद्र हंसा, हैरान। ठीक है, थोड़ा सा। मिस्टर रुद्र, आप किस तरह का प्रदर्शन देखना चाहेंगे? टेलर ने खुद को शांत करते हुए पूछा। रुद्र ने विचार किया। आप बैले करते हैं ना? बैले प्रदर्शन के बारे में क्या ख्याल है? रुद्र ने सुझाव दिया। टेलर ने बचपन से ही बैले का अभ्यास किया था।
रुद्र का अनुरोध सुनकर उसकी घबराहट तुरंत कम हो गई और उसने नृत्य करना शुरू करते हुए बैले पोज दिया। मंद स्ट्रीट लाइट के नीचे एक लड़की ने घास पर हल्का नृत्य किया। ये नजारा काफी खूबसूरत था। रुद्र ने टेलर के साथ वंस अपॉन ए टाइम इन अमेरिका फिल्माने के बारे में मन ही मन सोचा, यह भी बहुत खूबसूरत होगा। लेकिन उन्हें याद आया कि यह फिल्म एक समय हॉलीवुड की शीर्ष 10 सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हानियों में से एक थी। फिल्म अच्छी हो सकती है लेकिन एक बार में करोड़ों डॉलर का नुकसान शायद नहीं। टेलर को लगा कि वह काफी देर से नाच रही थी। मिस्टर रुद्र ने बीच में नहीं रोका। न जाने क्या वह इसका आनंद ले रहा था या असंतुष्ट। उसने धीरे से रुद्र की ओर देखा और देखा कि वह थोड़ा सोच में खोया हुआ लग रहा था। सोच रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। टेलर को थोड़ा गुस्सा आया। वह अपने प्रदर्शन में प्रयास कर रही थी और वह विचलित लग रहा था, लेकिन उसने रुकने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उसने और भी ऊर्जावान ढंग से नृत्य किया। ठीक है, यह काफी है। अंत में रुद्र ने लड़की को रुकने का इशारा करते हुए बोला। दरअसल वह केवल कुछ सेकंड के लिए ही सोच में खोया हुआ था। ज्यादातर समय वह लड़की के डांस को निहारता रहा था। एलिजाबेथ टेलर को अपने लिए नृत्य करवाने से रुद्र को संतुष्टि की अभूतपूर्व अनुभूति हुई। यदि उसने इसका आनंद लिया तो थोड़ी देर और इसका स्वाद क्यों नहीं लिया। 008 अध्याय 8181 पर्सनालिटी डिफरेंसेस की शुरुआत।